So people, we are going to start with microeconomics and macroeconomics. इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है आपका माइक्रो और दूसरा होता है आपका मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब आपका घर का बजट, सिंपल, सिर्फ घर का ही बजट नहीं। अगर मैंने कोई किराना की दुकान खोल ली तो उसमें जो स्मॉल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है आपके एक रीजन के लेवल पे, ठीक है, समझ लो एक रीजन के लेवल पे या एक स्टेट के लेवल पे या एक नेशन के लेवल पे, ठीक है। सो मैक्रो बेसिकली मीन्स अ बिगर डायमेंशन, माइक्रो मीन्स अ स्मॉलर डायमेंशन, ठीक है, स्मॉलर डायमेंशन। मैक्रो और माइक्रो में ये फर्क है आपका, ठीक है। सो वी विल स्टडी। तो आपका अगर आप देखोगे भाई साहब इस चैप्टर का वेटेज कितना है, ठीक है, अगर आप जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में, ठीक है, विथ ऑप्शन आपका कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स, मतलब आपका ये एमसीक्यू है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का, ठीक है, विथ ऑप्शन 10 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं वहाँ पे आपके 7 मार्क्स के जनरली आते हैं। मतलब आपके इस चैप्टर में से इतने मार्क्स के क्वेश्चंस जनरली आते हैं, ठीक है। विथ ऑप्शन कितने मार्क्स के होंगे भाई साहब, 10 मार्क्स का, और विदाउट ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली 7 मार्क्स का आपका आता ही आता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, द फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव। ओके, व्हाट डू वी हैव इन दिस चैप्टर? ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन रहेगा आपका, ठीक है, और क्या है भाई साहब, हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का भाई साहब स्कोप क्या है, ठीक है, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसी तरह से स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। सो ऑल दीज आर थिंग्स विच आर देयर इन दिस चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। ओके, चलिए भाई साहब इंट्रोडक्शन देखते हैं हम यहाँ पे, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ पीपल। सोशल साइंस मतलब क्या होता है, व्हाट इज सोशल साइंस? जो आपके सोसाइटी से जुड़ा हुआ साइंस हो, ठीक है, आपका इंडिविजुअल साइंस नहीं है, ठीक है, आपका इंडिविजुअल साइंस है। जैसे समझ लो आप खाना खा रहे हैं, आपके बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, ये आपका इंडिविजुअल साइंस है, ठीक है, इट्स नॉट अ सोशल साइंस। डाइजेशन इज योर एब्सोल्युटली इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई चीज़ आपको हजम होती होगी, कोई चीज़ नहीं होती होगी, कोई चीज़ तुम्हें हजम होती होगी, मुझे हजम नहीं होगी, कोई चीज़ मुझे हजम होती है, तुम्हें हजम नहीं। तुम्हारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग है भाई साहब, मेरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग है। लेकिन सोशल साइंस में आप इंटरकनेक्टेड रहते हैं, आप पूरे सोसाइटी के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ पीपल, ठीक है, आपका जो बिहेवियर है लोगों का, इकोनॉमिक बिहेवियर विथ रिलेशन टू इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक बिहेवियर कंप्राइजेज ऑफ इनकम अर्निंग एंड इनकम स्पेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ पीपल। इकोनॉमिक बिहेवियर मतलब क्या है, पैसा कितना कमाया जा रहा है और कितना खर्च किया जा रहा है, ठीक है, कितना पैसा कमाया जा रहा है और कितना खर्च किया जा रहा है। तो इकोनॉमिक बिहेवियर कंप्राइजेज ऑफ इकोनॉमिक अर्निंग एंड इकोनॉमिक स्पेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ पीपल। आप देखोगे अलग अलग कंट्रीज में, चलिए इनकम तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होंगी, और जो स्पेंडिंग हैबिट्स होती है वो भी अलग अलग होती है, ठीक है। स्पेंडिंग हैबिट्स आर डिफरेंट एज वेल, ठीक है। जैसे तुम देखोगे अगर इंडिया में एक इंसान की जो स्पेंडिंग हैबिट्स होगी, दुबई में एक इंसान की स्पेंडिंग हैबिट सेम नहीं होगी, ठीक है। समझ लो आप किसी गल्फ कंट्री में रहते हैं, वहां पे आपका भाई साहब पेट्रोल सस्ता है, पानी से ज़्यादा सस्ता है, तो आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स अलग तरीके की होगी। आप सो शाइन वाली गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है, दुबई वगैरह में या आपके मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में ज़्यादा करके हैवी व्हीकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा बिकते हैं, जो एकदम पॉश व्हीकल्स होते हैं वो ज़्यादा बिकते हैं, जिसमें ज़्यादा तेल लगता है, क्योंकि उनको तेल पड़ता है ना, क्योंकि उनको तो सस्ता गिरता है तेल, ठीक है। सो उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स अलग होती है। हम यहाँ पे कोई भी गाड़ी खरीदने जाएंगे, एक क्वेश्चन तो आपके एवरेज पे आएगा ही भाई साहब, ठीक है, वी विल सी व्हाट इज द एवरेज, क्योंकि हमको तेल भारी पड़ता है, ठीक है, हम जो तेल खरीदते हैं उसके लिए हमको भारी पड़ता है। वहाँ पे भाई साहब पानी से सस्ता तेल है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लोग गाड़ी को देखेंगे, गाड़ी में कितना तेल लगता है वो नहीं देखेंगे, ठीक है। तो स्पेंडिंग हैबिट्स लोगों की अलग अलग होती है। अलग अलग कंट्रीज में जैसे इनकम अलग अलग होती है, वैसे ही स्पेंडिंग हैबिट्स भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे भाई साहब यहाँ पे हमारे लिए, हम जैसे पानी को वेस्ट कर रहे हैं, आप देखोगे एक एक बिल्डिंग में धुलाई हो रही है भाई साहब, पानी निकला जा रहा है, रोड पे आ गया है। ऐसा अगर आप मिडिल ईस्ट में करेंगे ना तो आपको अरेस्ट कर लेंगी पुलिस। वहाँ पे आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते भाई साहब इतना पानी का लॉस, पानी वहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें हैं भाई साहब, ठीक है। सो अलग अलग कंट्रीज़ में जिस तरह से
इनकम अलग अलग होती है, वैसे अलग अलग कंट्रीज में स्पेंडिंग भी अलग अलग होती है। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे बेसिक नेसेसिटीज सेम हैं, लेकिन स्पेंडिंग हैबिट्स विल डिपेंड वेयर वी आर, ठीक है। सो इकोनॉमिक बिहेवियर कंप्राइजेज ऑफ इनकम अर्निंग एंड इनकम स्पेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ पीपल, ठीक है। ओके, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हो गई, एक हो गई आपकी माइक्रो और एक हो गई आपकी मैक्रो, ठीक है। सो दीज आर टू ब्रांचेस। माइक्रो जो है वो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, ठीक है, उससे ये डिराइव हुआ है। द टर्म माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच इज माइक्रोस, विच मीन्स वॉट? स्मॉल और मिलियनथ पार्ट। एक चीज को भाई साहब आप 1 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक जो निकलता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एमसीक्यूज में भी आता है, और अगर आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आप लिखते हैं फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, द वेरी फर्स्ट लाइन दैट यू नीड टू राइट इज व्हाट डज द वर्ड माइक्रो मीन। सो द वर्ड माइक्रो ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड माइक्रोस, ठीक है, विच मीन्स वेरी स्मॉल और मिलियनथ पार्ट, विच मीन्स अ वेरी स्मॉल और अ मिलियनथ पार्ट। मैक्रो क्या है? मैक्रो इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स अ वेरी लार्ज पार्ट, अ वेरी लार्ज पार्ट। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। So we'll discuss these things. Historical review of macroeconomics and macroeconomics. Microeconomic analysis was developed first and it is a traditional approach. तो पहले तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की अप्रोच देखी और एक ट्रेडिशनल अप्रोच था। मतलब कैसा है देखो, लोगों का पहले देश के साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं था। आज जैसे आप पहली आइडेंटिटी आपकी होती है भाई साहब आप इंडियन हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक कंट्री को बिलोंग करते हैं। पहले से क्या इंडिया बना हुआ था? नहीं, पहले से तो भाई साहब अलग अलग गुटों में बटा हुआ था हमारा देश, ठीक है। तो आप जिस गांव के हैं उसी गांव का आपका आइडेंटिटी है भाई साहब, ठीक है, आपका पूरा जीवन उस गांव से ही जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस वाज डेवलप्ड फर्स्ट एंड इट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच। जब भाई साहब देश ही नहीं है तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे ना। मेरा धंधा कितना चल रहा है मुझे उससे ही मतलब है, देश का धंधा क्या चल रहा है पता नहीं, देश क्या है, मैं किस देश का इंसान हूं वो भी मुझे नहीं मालूम, है ना। इस टाइप की पहले की व्यवस्था थी, ठीक है। पीपल वेयर, हमारा नेशनलिज्म बहुत लेट डेवलप हुआ। नेशनलिज्म तो नेशन बना उसके बाद डेवलप हुआ, ठीक है। उसके पहले तो कोई हमारी आइडेंटिटी थी नहीं। हम जिस गांव के थे वही हमारी आइडेंटिटी थी, ठीक है। हम जिस कम्युनिटी के थे वही हमारी आइडेंटिटी थी। लोग कस्बों में रहते थे, लोग ट्राइब्स में रहते थे, लोग ऐसे गुटों में रहते थे, तो वही उनकी आइडेंटिटी थी, ठीक है। तो भाई साहब उसी में जो धंधा होता था वही हमारे लिए आपका इकोनॉमिक्स हो गया। तो इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, पहले हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स ही एग्जिस्ट करता था, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस वाज डेवलप। तो ऑब्वियसली अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स से पहले एग्जिस्ट करता होगा तो पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स ही डेवलप होगा, इट विल डेवलप फर्स्ट, ओके। चलिए देखते हैं अभी आगे। इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। एल्फ्रेड मार्शल को भाई साहब एडम स्मिथ को जैसे इकोनॉमिक्स का बाप माना जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वैसे एल्फ्रेड मार्शल हैड मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इनकी एक बुक आई थी जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड दैट वाज पब्लिश्ड अराउंड 1890। सो ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया। देखो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे एंगल से हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं, ठीक है। सबसे जो मतलब चीज़ों को खरीदना और बेचना, ये पहली चीज़ आती है हमारे माइंड में, है ना, इकोनॉमिक्स। अगर हम इकोनॉमिक्स बोलें तो खरीदना और बेचना, ठीक है। लेकिन क्या यही सब कुछ है इकोनॉमिक्स में? नहीं, ठीक है। आप किस चीज़ को खरीदते हैं? व्हाट डू यू बाय? जो बिकाऊ है, क्या ज़रूरी है कि वो इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए? ओके, जैसे समझो हवा आपके लिए ज़रूरी है, बिना हवा के हम रह सकते हैं, लेकिन आप खरीद रहे हैं उसको? नहीं ना। आपको जितनी हवा मिल रही है मुझे भी उतनी हवा मिल रही है, तो इसका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? इन फैक्ट इट हैज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर यू टू सर्वाइव। बिना हवा के हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, लेकिन इसका कोई प्राइस टैग है क्या? प्राइस टैग ही नहीं है भाई साहब, आप तो इसको खरीद नहीं रहे हैं, ठीक है। यू आर नॉट बाइंग दिस। डायमंड, विदाउट डायमंड आप जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन लोग करोड़ों रुपए दे रहे हैं उसके लिए, है ना। तो ज़रूरी ये है कि हम समझें कि पैसा कहाँ पे जा रहा है, किन चीज़ों को खरीदने के लिए जा रहा है। जिन चीज़ों की स्केर्सिटी होती है उन्हीं चीज़ों का आप बोल लगाते हैं,
उन्हीं चीज़ों का आपका भाई साहब पैसा का मोल लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे ज़माने में, मैं जब आपकी उम्र का था तो नमक का एक पैकेट आता था 4 रुपये में, नमक का 1 किलो का पैकेट। आज की तारीख में कितना है? ज़्यादा ज़्यादा 10-12 रुपये हुआ रहेगा, 15 रुपये हुआ रहेगा। मतलब आप देखो कुछ बढ़ा ही नहीं है भाई साहब आज के ज़माने में, मतलब कुछ भी नहीं बढ़ा है। दूसरी चीज़ों को देखो भाई साहब, आसमान छू रही हैं, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है उनके प्राइसेस में, लेकिन नमक का पैसा बढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? अरे भाई साहब, आप समुंदर से एक बाल्टी पानी लेकर आके यहाँ पर रख दो, आप कोस्टल एरिया में रहते हैं, आप समुंदर से एक बाल्टी पानी लेकर रख दो कि उसको सूखने देखो, नमक बन जाएगा। क्या इसमें है क्या? हाँ, थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। सो भाई जो चीज़ स्केयर्स नहीं है, जो चीज़ ईजिली उपलब्ध है, उसका इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना ही नहीं है, उसका इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना ही नहीं है। इकोनॉमिक्स से उसी चीज़ का लेना देना जिसकी स्केयरसिटी होती है, जिसका अभाव होता है, ठीक है, उसी चीज़ को हम बेच सकते हैं। यूटिलिटी बाद में आता है। डायमंड की यूटिलिटी क्या है? सोशाइन है, राइट। हाँ, हम ये जरूर पढ़ चुके हैं साइंस में कि भाई साहब डायमंड किस में यूज़ होता है? ग्लास कटिंग में यूज़ होता है, लेकिन वो बहुत ही आज की तारीख में आप विदाउट डायमंड एक टाइप का मेटल आता है जिससे आप ग्लास कटिंग कर सकते हैं, तो डायमंड वहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है। ले देखे भाई साहब, डायमंड सिर्फ सोशाइन में हो रहा है, लेकिन क्योंकि डायमंड स्केयर्स है, अभाव है, मिलता नहीं है, इसीलिए हमने देखो उसकी प्राइसिंग करके रखी है, ठीक है। तो स्केयरसिटी ही इकोनॉमिक्स का जन्मदाता है। जिस चीज का अभाव लगेगा उसकी बोली लगेगी और उसका प्राइस बढ़ेगा। जितना ज्यादा अभाव होगा उतना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा। यूटिलिटी बाद में आती है, यूटिलिटी हमारी प्राइस डिटर्मिनेशन फैक्टर नहीं है। हाँ है, जैसे हवा बहुत इजीली अवेलेबल है लेकिन स्केयरसिटी नहीं है उसकी, हवा स्केयर्स नहीं है, तो इट इज इजीली अवेलेबल टू अस। सिंस इट इज इजीली अवेलेबल टू अस, हार्डली एनी प्राइसिंग इज देयर फॉर द सेम। समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। सो आपका ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, अल्फ्रेड मार्शल ने अपने बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में पब्लिश किया, विच इज इन 1890, एंड इट प्राइमरी डील्स विद व्हाट पीपल, इट प्राइमरी डील्स विद माइक्रो मैनेजमेंट। मतलब छोटी सी चीज़ें हमने खरीदी फिर बेची, एक घर का इनकम कितना है, एक छोटे से किराने की दुकान उसका इनकम कितना है, ये सब सारी तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। किसी राज्य, देश या पूरे दुनिया की इकोनॉमिक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जिस्टेड इन द पास्ट बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। भाई साहब मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले भी चलता था, ठीक है। ये बात और है कि हमने उसको लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, जाना नहीं या समझने की कोशिश नहीं की है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इवन बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ जैसे समझो कोई राजा है, उसको राज्य चलाना है, पूरे राज्य को चलाने के लिए उसको एक मिलिट्री तैयार करनी पड़ेगी, उसको इकोनॉमिक सिस्टम देखना पड़ेगा, उसको अर्थव्यवस्था को संभालना पड़ेगा, उसको बिजनेस को संभालना पड़ेगा, अपने राज्य के लोगों को संभालना पड़ेगा। अगर कोई समझ लीजिए प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, लेट्स से अ फेमाइन और अ ड्राउट और फ्लड्स, ठीक है, तो भी उसको संभालना पड़ेगा। तो इसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल। कहाँ से लाएगा वो? जो लोग उसको रेवेन्यू देंगे उससे लाएगा, जो टैक्स लोग देंगे उससे लाएगा। तो क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भाई साहब, ठीक है। सब कुछ छोड़ दो, राजा महाराजा, पॉलिटिकल सिस्टम, सब कुछ छोड़ दो। आप एक बिल्डिंग में रहते हैं, एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में पानी आ रहा है, उस सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। आपके घर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस सोसाइटी में जो कॉमन एरियाज़ हैं वहाँ पे लाइट जल रही है। आप अगर लिफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपका घर का तो है नहीं, ठीक है। आपको जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? सिडको का पानी आ रहा है, क्या सोसाइटी उसका बिल भरती है? कहाँ से आता है ये? तो ये हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कभी भी कोई भी सिस्टम में अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में रहने के बाद, जो सोसाइटी में जैसे ही हम रहना चालू कर देंगे, वी विल हैव अ कॉमन थिंग विच विल बी बेनिफिटेड, और मैक्रो इकोनॉमिक्स वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ये बात और है कि हमने पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को लिखा, जाना, पढ़ा और समझा, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट नहीं करता था। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पुरातन काल से एग्जिस्ट कर रहा था। इट्स जस्ट दैट वी हैव नॉट रिटन और वी हैव नॉट स्टडीड इट, ठीक है। वी स्टार्टेड विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, हाउएवर मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जिस्टेड सिंस द टाइम मैन स्टार्टेड टू लिव इन सोसाइटीज। ऑब्वियसली माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। क्या सोसाइटी में या कुछ लोगों के बीच, समझ लो 100 लोग रह रहे हैं, क्या 100 लोग सबके सब एक ही काम करेंगे? नहीं। समझ लो किसी गांव में रह रहे हैं, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई भाई साहब बर्तन बना रहा है, ठीक है, कोई भाई साहब एनिमल्स की देखभाल कर रहा है,
तो अलग अलग प्रोफेशन से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन सबका मकसद क्या है? पैसे कमाना और अपना घर चलाना। सो आर पीपल कनेक्टेड विथ ईच अदर? डेफिनेटली, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो होगा ही। जैसे ही आप एक सोसाइटी में रहने लगोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आर वी क्लियर? सो मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जिस्टेड इन द पास्ट बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ओके, आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स published his famous book The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936, ठीक है। अभी ये ग्रेट डिप्रेशन क्या है? 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, ठीक है। 1914 से लेकर 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, 1914 से 1919। इस वर्ल्ड वॉर ने सारे देशों की कमर तोड़ दी, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे देश लड़ रहे थे, मतलब आपके ग्रुप्स में होकर लड़ रहे थे। जर्मनी था, इटली था, ऑस्ट्रिया था, ये सब एक ग्रुप था, ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप्स में लोग लड़ रहे थे। रशिया था, यूएस था, सब इन्वॉल्व हो गए थे। प्राइमरली यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंग्लैंड एंड फ्रांस एज वेल। तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे ये लड़ रहे थे। अभी यूरोपियन कंट्रीज क्या थे? यूरोपियन कंट्रीज ने दूसरे कंट्रीज पे कब्जा जमाए रखा था। जैसे इंडिया पे ब्रिटिशर्स का हक था, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा जमा के रखा था। तो इसी तरह से दूसरे कंट्रीज लोगों ने भी दूसरे दूसरे जगहों पे अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करके रखी थी। जब वर्ल्ड वॉर छिड़ा तो पैसा लगता है, आर्मी लगती है, ये सब कहाँ से आएगा? इन कॉलोनीज से आने लगा। इन कॉलोनीज से ये निचोड़ने लगे। सो दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग देयर कॉलोनीज, ठीक है। ओके, इसके चलते क्या हुआ? बहुत भारी भरकम लॉस हो गया। बहुत, देखो किसी भी वॉर से लॉस तो होना ही है। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मिलियन प्रॉपर्टी वर्थ बिलियंस वाज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई, बस तमाम चीजें हुई। सो देयर वाज अ ह्यूज कैश क्रंच ऑल ओवर यूरोप एंड ऑफ कोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन। अभी डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन मतलब मेरे बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया या मेरा गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया, वो डिप्रेशन नहीं। इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो, जैसे आपका साल जो होता है वो 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड होता है। योर ईयर इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स, है ना? समझ में आता है भाई साहब? 3-3 महीनों का क्वार्टर होता है। ओके, अगर आपका जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, जीडीपी किसी कंट्री का नेगेटिव गया है एक क्वार्टर में, तो अलार्मिंग सिग्नल है। अगर सक्सेसिवली 2 क्वार्टर में चला जाएगा तो उसको हम बोलते हैं रिसेशन। इट इज़ कॉल्ड रिसेशन। अभी वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में चल रहा है। कुछ आप मतलब अपडेट रखते हैं अपने आप को? नहीं। आप अगर जाएंगे देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे गूगल हैज़ फायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, अमेजन हैज़ फायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल। फायर्ड पीपल मतलब इनको जॉब से निकाल दिया गया है। इनको जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पूरा जो वर्ल्ड है इट इज़ गोइंग थ्रू अ रिसेशन। इंडिया में अभी रिसेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इन द कमिंग सम मंथ्स यू विल बी एबल टू सी इट, ठीक है। देयर विल बी इम्पैक्ट्स दैट विल बी फेल्ट। खैर, तो ये क्या है भाई साहब? 2 क्वार्टर्स में अगर आपका भाई साहब जीडीपी नेगेटिव जा रहा है तो वो हो जाएगा रिसेशन। और ऐसा अगर लगातार 6 महीने से चलता रहा, ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा, ठीक है, 1 साल, तो वो हो जाता है डिप्रेशन, ठीक है। मतलब पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी भाई साहब डाउन है, प्रोडक्शन ठप है, लोगों के पास काम नहीं है, बिजनेस चल नहीं रहा है, घर गृहस्थी ठप हो गई है, ठीक है, लोग रास्ते पे आ गए हैं। ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन के कुछ इमेजेस अगर आप यूट्यूब में या आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई साहब कैसे एक अगर ब्रेड की दुकान है उसके सामने भाई साहब लाइन लगी रहती थी, एक ब्रेड मिल जाए, ठीक है, थोड़ा सा खाना मिल जाए। लोग रास्ते पे ऐसे खड़े रहते थे, भाई साहब हमको कोई काम दे दो, पेंटिंग का काम करना है, कारपेंट्री का काम करना है, कुछ भी काम हमको दे दो, कुछ पैसे आ जावे, ठीक है। सो दैट वाज द टाइम। ग्रेट डिप्रेशन हैपेंड इन 1920s, ऑब्वियसली due to frequent wars amongst all the countries in Europe and the neighboring countries as well as the colonies which were there, ठीक है। This resulted in a huge economic downturn। तो बहुत भाई साहब इकोनॉमीज डाउन हो गई और इसके वजह से रिजल्ट हुआ ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। ये बहुत सालों तक चला और इसके चलते एक और वॉर हो गया 1939 से 1945 तक चला वॉर, हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे, दैट इज 1920s के टाइम पे इन्होंने ये चालू किया। लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स पब्लिश हिज फेमस बुक द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
इंटरेस्ट एंड मनी। इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट मतलब मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है, ये वाला इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट मतलब जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है, ठीक है, बैंक आपको कितना रिटर्न दे रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। तो ये, और इसमें उन्होंने, तो ये सारे आपके सोर्सेज है। देखो इकोनॉमिक्स को समझने के सोर्सेज क्या हैं, पहला बुक है अल्फ्रेड मार्शल का विच इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जॉन केन्स का भाई साहब दूसरा बुक है द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी विच डिफाइंस इकोनॉमिक्स, और ऐसे बहुत सारे और भी बुक्स हैं। द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक गोज टू लॉर्ड केन्स। तो लॉर्ड केन्स वाज द वन हु बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को इन्होंने अपने बुक में डेवलप किया। ओके अभी हम देखेंगे भाई साहब माइक्रो इकोनॉमिक्स का भाई साहब स्कोप क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, पूरे नेशन की इकोनॉमी का बहुत छोटा सा हिस्सा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इट स्टडीज द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर। क्या क्या आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे राहुल के घर का बजट, क्या ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा? यस, ठीक है। अगर भाई साहब समीक्षा ने कोई दुकान खोल ली, ठीक है, कोई बुटीक खोल लिया उसने, ठीक है, तो उसका जो भी खर्चा वगैरह होगा क्या वो आएगा? यस, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, शी इज अ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। ओके, इंडिविजुअल फर्म, अगर समझ लो कोई छोटा सा मैंने फैक्ट्री डाल लिया है बर्तन बनाने का कोई, ठीक है, सो दैट इज एन इंडिविजुअल फर्म, छोटा सा फैक्ट्री है, तो दैट इज बेसिकली कमिंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर, जैसे पर्टिकुलर कमोडिटी का, जैसे अगर आप देखोगे 1 किलो चावल का, एक पर्टिकुलर ब्रांड के चावल का कितना कॉस्ट है, ठीक है, तो दैट ऑल्सो कम्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। फैक्टर, फैक्टर क्या होता है, जैसे आज की तारीख में देखो लेबर का एक रेट होता है, ठीक है, जैसे लेबर जो पेंटिंग करते हैं या कारपेंटर हैं या जो भी हैं, इनका एक रेट होता है। तो आप अगर इनको एक दिन के लिए एम्प्लॉय कर रहे हैं, यू विल हैव टू पे देम अप्रॉक्सीमेटली 700 to 800, तो ये उनका रेट है, दैट इज कॉल्ड अ फैक्टर। वो एक आपका फैक्टर हो गया, ठीक है, फैक्टर हो गया। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब, फैक्टर, ठीक है। सो ये सारे कमोडिटी और अ फैक्टर, ये सब आपके इंडिविजुअल या बहुत स्मॉल लेवल पे आते हैं, इसकी गणना बड़ी स्मॉल लेवल पे होती है, और ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो हम यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप ऑफ नॉलेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फैलाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स किन किन चीज़ों की पढ़ाई है या किन किन चीज़ों की स्टडी है, ठीक है। तो इंडिविजुअल चीज़ों से, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फैक्टर, इंडिविजुअल कमोडिटी, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी, इन सब चीज़ों की स्टडी जो है बहुत स्मॉल स्केल पे जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? नो क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके चलो भाई साहब। द फॉलोइंग आर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स: थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस कितना होगा, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका प्राइस कितना होगा, ये कैसे डिटरमिन करेंगे भाई साहब, डिमांड कितना है, उसमें कॉस्ट कितना लगा है। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, जिन फैक्टर्स को आपने इन्वॉल्व करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाया है, ये एक बिल्डिंग एक फैक्टर है भाई साहब, कोई भी धंधा करेंगे आपको बिल्डिंग तो लगेगा, आपको रूम तो लगेगा, उसका आप या तो रेंट देंगे या तो EMI भरेंगे, ठीक है, लेबर एम्प्लॉय करेंगे, मशीनरी डालेंगे, ये सब हो गया आपका फैक्टर प्राइसिंग। दीज आर ऑल फैक्टर प्राइसिंग, उसका मेंटेनेंस भी है भाई साहब, ठीक है। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, और फिर इकोनॉमिक्स में ये कैसे घूम रहा है, ठीक है। ऑल दीज आर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स: थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया ना भाई साहब, ठीक है। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग का थियरी क्या हो जाएगा? द थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमिन्ड। कैसे एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस डिटरमिन होता है, इसको हम बोलते हैं थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपने लॉन्च किया है या जो बनाया है उसका प्राइस किस हिसाब से डिटरमिन होता है, उसको हम बोलते हैं थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग मतलब द थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एक्सप्लेन्स हाउ द फैक्टर प्राइसेस और द रिवॉर्ड्स आर डिटरमिन्ड। मतलब लेबर को हम कितना पैसा दे रहे हैं उसको बनाने के लिए। देखो जैसे अभी यहाँ पे समझो लेबर का इन्वॉल्वमेंट क्या है। ये एक बोर्ड है, 6x4 का बोर्ड है भाई साहब, है ना, ठीक है।
समझ लो मैं तुमको एक कैनवस देता हूँ, इतने का कैनवस मतलब समझ लो जिसमें पेंटिंग वेंटिंग करते हैं, या पेपर ही उठा के दे दिया, तुमको कुछ वाटर कलर्स दे दिया, तुम पेंटिंग कर रहे हो, है ना, पेंटिंग कर रहे हो, ज़्यादा ज़्यादा कितना खर्चा आएगा, 500, चलो ज़्यादा ज़्यादा 1000, बहुत हाई फाई पेंट यूज़ किया तो, रॉ मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ। अगर तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए तो क्या 1500 में उसको बेचोगे, 1000 में बेचोगे? नहीं ना भाई साहब, करोड़ों में बिक रही है पेंटिंग, है ना, मतलब 1000 रुपये भी उसमें नहीं लगा होगा, लेकिन वो बिक रही है करोड़ों में भाई साहब, ठीक है। तो किस चीज़ का दाम मिल रहा है तुम्हें, किस चीज़ का पैसा मिल रहा है? तुम्हारे टैलेंट का पैसा मिल रहा है, रॉ मटेरियल्स का पैसा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारे टैलेंट का पैसा मिल रहा है, बिकॉज यू आर अ रिनोन्ड आर्टिस्ट एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग सुपरफिशियल, यू आर गोइंग टू पे गेटिंग पेड रिवॉर्ड्स, ठीक है। आपके जो ये पेमेंट्स होते हैं ये बोलते हैं आपके फैक्टर प्राइसेस, ठीक है। द थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एक्सप्लेन्स हाउ द फैक्टर प्राइसेस और रिवॉर्ड्स आर डिटरमिन्ड, कैसे किस चीज़ का फैक्टर प्राइसिंग होगा, ठीक है। जैसे भाई साहब एक छोटी मोटी कंपनी का जूता खरीद लो 400 में आ जाएगा, ठीक है, और भाई साहब आप नाइकी के शूज़ खरीद लो, एडिडास के शूज़ खरीद लो भाई साहब 4-5 हज़ार रुपये का फटका भी रहेगा, है ना। तो इट ऑल डिपेंड्स कहाँ से कौन सा प्रोडक्ट किस क्वालिटी की आप ले रहे हैं, ठीक है। सो द थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, पहला चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या, फैक्टर प्राइसिंग एक्सप्लेन्स हाउ द फैक्टर प्राइसेस और रिवॉर्ड्स आर डिटरमिन्ड। तो जो आपके लेबर इन्वॉल्व है, जो आपका रेंट इन्वॉल्व है, इन सब फैक्टर्स की क्या प्राइसिंग हुई है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रही है? ओके, सो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग हो गया। द थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमिन्ड, एक कमोडिटी का प्राइस को हम कैसे डिटरमिन करते हैं, और फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है, हाउ द फैक्टर और द रिवॉर्ड्स आर डिटरमिन्ड, जो लेबर इन्वॉल्व है उसको कैसे पैसा मिल रहा है, जिस बिल्डिंग प्रेमाइसेस में प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कहाँ से पैसा आ रहा है, जो मशीनरी इन्वॉल्व है उसमें कैसे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, उसके मेंटेनेंस में क्या पैसा जा रहा है, ये सारा आपका फैक्टर प्राइसिंग में आ जाएगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली क्या क्या होते हैं, एनीवन, एकदम बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हो जाएंगे? बाबा एकदम बचपन वाले चीजें पूछ रहा हूं मैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बच्चा पार्टी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अरे बाबा रे बाबा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पहला होता है भाई साहब आपका लैंड, ठीक है, पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड। अभी लैंड मतलब जमीन, ठीक है, लैंड मतलब आपका हो गया भाई साहब जमीन। बिना जमीन हवे पे तो धंधा कर नहीं सकता भाई साहब, एक जमीन तो चाहिए ना आपको, ठीक है। एक पानी पूरी वाला भी अगर ठेला लगा रहा हो एक जमीन पे, वो ठेला लगाएगा ना, उसको उसका रेंट देना पड़ेगा, ठीक है, लैंड। दूसरा क्या हो गया आपका, लेबर, ठीक है, लैंड ये हो गया लेबर, हु आर द पीपल हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व, ठीक है, मतलब आपने जिनको एम्प्लॉय किया हुआ है, जिनको आपने भाई साहब पगार पे रखा हुआ है, उनको हम बोलेंगे लेबर। लैंड हो गया, लेबर हो गया, और क्या होगा भाई साहब, फिजिकल कैपिटल, ये हो जाएगा भाई साहब फिजिकल कैपिटल, ठीक है। फिजिकल कैपिटल मतलब क्या होगा, फिजिकल कैपिटल के दो फीचर्स हैं, एक हो जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल और दूसरा क्या, और फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा, है ना भाई साहब। तो फिजिकल कैपिटल में एक हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जैसे अभी समीक्षा ने एक भाई साहब साड़ी की बुटीक खोल ली, तो वो जो साड़ीज ला रही है और बेच रही है, ठीक है, तो ये जो साड़ी जा रही है उसके दुकान से, उसके दुकान में साड़ी आई किस लिए है, सजाए जाने के लिए नहीं ना, बिकने के लिए आई है, तो ये हो जाएगा उसका वर्किंग कैपिटल, ठीक है। जो चीज़ें उसके पास रहेंगी नहीं, जो बिक जाएंगी, ठीक है, वो हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, एक फार्मर है जो सीड्स खरीद रहा है, पेस्टिसाइड्स खरीद रहा है या फर्टिलाइजर खरीद रहा है, वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेगा और वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, है ना, वो मतलब वो अगले फ्यूचर यूज में यूज नहीं होने वाला, वहीं का वहीं वो रफा दफा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ऐसी तमाम चीजें जो आप खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जेरोक्स वाला है, ठीक है, उसका जो पेपर है, जेरोक्स मशीन नहीं, पेपर है या इंक है, ठीक है, वो क्या है, वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि खर्चा होगा भाई साहब, जितने भी लोग आएंगे ये पेपर और इंक से जेरोक्स लेकर जाएंगे, तो ये हो गया उसका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपके पास बचा नहीं रहेगा, ये यूज्ड अप हो जाएगा किसी भी बिजनेस में। फिक्स्ड कैपिटल एक ऐसा चीज है जो बार बार प्रोडक्शन में यूज होगा, जैसे जेरोक्स मशीन हो गया, ठीक है, ये एक फिक्स्ड कैपिटल है।
बार बार इससे यूज होगा, ठीक है। और क्या है, जैसे अभी समीक्षा जैसे साड़ी बेच रही थी, तो उसके दुकान में जो शेल्व्स हैं जिसमें भाई साहब साड़ी रखे जाते हैं, क्या वो फिक्स कैपिटल है? यस, दैट्स अ फिक्स कैपिटल, ठीक है। उसके दुकान में जो पंखा है, ठीक है, विज दैट अ फिक्स कैपिटल? यस, लाइट फिक्स कैपिटल है, ठीक है। उसके दुकान में जो भाई साहब टेबल वगैरह है, इज दैट अ फिक्स कैपिटल? यस, दैट्स अ फिक्स कैपिटल। जो चेयर है कस्टमर्स के बैठने के लिए, इज दैट अ फिक्स कैपिटल? यस, दैट्स अ फिक्स कैपिटल। जो बार बार आपके बिजनेस में यूज हो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके, व्हाट इज द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पीपल? ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। अभी ये ह्यूमन कैपिटल लेबर नहीं है, ये ह्यूमन कैपिटल वो इंसान है जो इन तीन चीजों को ज्वाइन करके चलाता है, ठीक है। तो जो मालिक है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। अ पर्सन हु सिंक्रोनाइजेस लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, जो देखता है पैसा कहाँ से आ सकता है, जो देखता है भाई साहब लेबर कहाँ से ला सकते हैं, कितने लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, कितने लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ये तमाम चीज़ें जो हिसाब किताब करता है, बेसिकली द बिजनेस ओनर, ही इज़ नोन एज द ह्यूमन कैपिटल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, मैं जिससे आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये जो पढ़ रहे हैं आप, ये पॉइंट वाइज हैं, आपके आंसर्स भी इसी तरह से होने चाहिए। तो मेरा सुझाव आपसे ये है, घर जाकर इस वीडियो को देखिएगा और उससे नोट्स बना लीजिएगा। ये एकदम सिंक्रोनाइज नोट्स हैं, लगभग आपका पूरा चैप्टर विथ नोट्स इसमें कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, उनके स्टैंडर्ड्स, उनके फॉर्मेट्स और उनके आंसर्स क्या हैं, तमाम चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, सो द थिंग इज दैट यू हैव टू बेसिकली गो हेड एंड मेक नोट्स एज एंड व्हेन दे आर कमिंग। अभी हम फिलहाल यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली आई वांट एवरीवन टू मेक नोट्स एज इट इज गिवन हियर। ठीक है, तो फैक्टर प्राइसिंग हो गई है, दिस इज बेसिकली फैक्टर प्राइसिंग। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, तो हमने देखा भाई साहब थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये तीन आपके स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। ठीक है, ओके, अभी हम थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विद द एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, इनकी एफिशिएंसी क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अभी जैसे समझो आपने एक स्कूल डाला है और उसमें टीचर्स डाले जिनको कुछ मालूम ही नहीं है, तो क्या होगा, अफला तफली का महकूल होगा। तो आपकी एफिशिएंसी क्या है भाई साहब, भले ही आपने एकदम चकाचौंध स्कूल डाला होगा, मतलब एकदम शो शाइन वाला, लेकिन टीचर्स को क्वालिटी नहीं है पढ़ाई में। ठीक है, तो दैट इज नॉट एन एफिशिएंट वे। ठीक है, तो एफिशिएंसी होनी चाहिए। आपने एक जूता बनाया, भाई साहब जूते को पहनेंगे तो पहले में ही खत्म हो गया वो, ठीक है, एक बारिश में ही खत्म। तो इस तरह की रोड बनाया, एक बारिश में इतने पॉट होगा कि भाई साहब मतलब वहाँ से चलना मुश्किल हो गया। सो इससे क्या हो रहा है, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विद द एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपके जो रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं उनकी एफिशिएंसी क्या है, तभी जाकर इकोनॉमिक वेलफेयर हो सकता है। क्योंकि अगर जो लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं उनकी क्वालिटी नहीं है, या जिन चीज़ों से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी नहीं है, मशीनरी की क्वालिटी नहीं है, रॉ मटेरियल की क्वालिटी नहीं है, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी क्वालिटी नहीं है, तो जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे वुड दैट बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो एफिशिएंसी अगर रिसोर्सेज की नहीं होगी तो प्रोडक्ट की भी भाई साहब एफिशिएंसी नहीं होगी, और जिस भी दाम पे आप उसको बेचे वो वेलफेयर कॉज नहीं कर सकता। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को आप वैल्यू ऑफ मनी जिसको हम बोलते हैं, जिस चीज़ को आप पैसे देकर खरीद रहे हैं भाई साहब वो चले तो कम से कम। ठीक है, सो वाकई में आपके पैसों के लायक है या नहीं वो प्रोडक्ट, वो तभी हो सकता है जब आपने भाई साहब सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ किया हो। तो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके तीन कॉन्सेप्ट्स हो गए, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ, और आपका हो गया थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो दीज आर द थ्री थियरीज दैट वी हैव। ठीक है, इकोनॉमिक इन एफिशिएंसी क्या होती है भाई साहब, थ्री एफिशिएंसीज को इन्वॉल्व करती है। व्हाट आर द थ्री एफिशिएंसीज? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया भाई साहब प्रोडक्शन में एफिशिएंसी कब होगी, जो लोग इन्वॉल्व हैं वो टैलेंटेड हैं कि नहीं, उनको स्किल सेट है कि नहीं। एक सिंपल पानी पूरी वाला से लेकर एक चाय वाले को भाई साहब प्रोडक्शन आना चाहिए। फालतू का चाय बनाएगा लोग नहीं पिएंगे, फालतू की पानी पूरी बनाएगा लोग नहीं आएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए और प्रोडक्शन को अपग्रेड करता ही रहना चाहिए। मशीन से हो रहा है क्या, ज़्यादा तादाद में क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रही है क्या, ठीक है, क्वालिटी टेस्टिंग हो रही है क्या, ये सारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं। दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन।
एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, आपने जिस चीज को खरीदा अगर आपने उसको यूज ही नहीं किया तो बेकार का पैसा गया। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, आपने पूरे उस चीज को यूज किया कि नहीं, हाउ एफिशिएंट इज योर कंजम्पशन। ठीक है, जैसे भाई साहब आपने एक, अभी राहुल मात्रे किधर रहता है, इधर रहता है, ठीक है, अभी उसने भाई साहब एक समझ लो एक ट्रक खरीद ली और उस ट्रक से रोज वो क्लास में आ रहा है, वो ट्रक से रोज क्लास में आ रहा है, इज इट जस्टिफाइड? भाई साहब कितने का पेट्रोल, पता नहीं कहाँ कहाँ रास्ते से उसको बड़ा रास्ता घुमाकर बैक करके फिर लाना पड़ेगा, इतनी सारी, इज इट जस्टिफाइड? भाई साहब जो काम स्कूटी में हो सकता है, जो काम एक बाइक में हो सकता है, उसके लिए भाई साहब वो ट्रक चला रहा है, ठीक है, वो ट्रक चलाकर क्लास में आ रहा है। सो इज दिस एफिशिएंसी? क्या ट्रक भी तैयार हुआ है, स्कूटी भी तैयार हुआ है उसके कंजम्पशन के लिए, बट इज दिस एन एफिशिएंट वे ऑफ कंजम्पशन? सर्टनली नॉट। ठीक है, तो ये एक एफिशिएंसी इन कंजम्पशन नहीं है। ठीक है, सो वी हैव एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स 3 एफिशिएंसीज, आपके प्रोडक्शन में एफिशिएंसी होनी चाहिए, आपके कंजम्पशन में एफिशिएंसी होनी चाहिए, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी होनी चाहिए। इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब अगर भाई साहब किसी प्रोडक्ट को आपने 10 रुपए में बनाया है, ज़्यादा 20 में बेचो ना, आप अगर उसको 100 में बेच रहे हो तो डेफिनेटली नॉट इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं आती है वो। ठीक है, इट इज नॉट इकोनॉमिक एफिशिएंसी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, अभी फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या हो जाएंगे? द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक होती है आपकी प्राइस थियरी, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, स्लाइसिंग मेथड, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, पार्शियल इक्विलिब्रियम based on certain assumptions, use of marginalism principle and scope is limited। ये आपके भाई साहब फीचर्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। बहुत ज़रूरी है कि आप इनके नोट्स बनाएं, ये वरना ख़त्म हो जाएगा और फिर नोट्स नहीं बनेगा, पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, सो प्लीज़ एंड प्लीज़ डू इंश्योर दैट व्हेन यू गो होम यू वॉच दिस एंड यू मेक नोट्स। मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहता और मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, आपसे मेरा इंटरेक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए जितना आप फ़ायदा उठा सकें और जितना मैं फ़ायदा उठा सकूं उतना अच्छा है। मुझे इस 1.5 घंटे में इस चैप्टर में जितना मैं आपको पढ़ा सकूं, समझा सकूं, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, और आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो आप प्लीज़ नोट्स घर पर जाके बनाइएगा। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब अभी हम देखते हैं इसका। ओके, प्राइस थियरी एक एक करके हम लेंगे। यहाँ पे प्राइस थियरी होती क्या है? as it deals with the determination of prices of goods and services as well as factors of production। प्राइस थियरी भाई साहब मतलब पैसा, ठीक है, पैसे की थियरी। भाई साहब डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स मतलब एक गुड जो आपने मैन्युफैक्चर की है उसका प्राइस कितना होगा, कैसे अंदाजा लगाएंगे आप? भाई साहब गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है, एज वेल एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ऑब्वियसली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना लगा है, कितना लेबर लगा है, कितना लैंड का कॉस्ट आया है, कितना ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट आया है, कितना टैक्स लगा है। ठीक है, तमाम चीजों को ऐड करके आप उससे कुछ और ज्यादा ही प्रॉफिट मार्जिन के लिए उस चीज की प्राइस फिक्सिंग करते हैं, राइट? ठीक है, सो इट बेसिकली इंक्लूड्स ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स आपके हो गए जो आप कंज्यूम करते हैं, एंड सर्विसेज जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी एक सर्विस हो गया, ठीक है, रोड्स एक सर्विस हो गया, तो दीज आर सर्विसेज। ठीक है, सो प्राइस थियरी एज इट डील्स विद द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी ये डील करेगा। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, इट एनालाइजेस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, देखो भाई साहब जैसे परफेक्ट कंपटीशन का एनवायरनमेंट है कि नहीं, परफेक्ट कंपटीशन का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन का एनवायरनमेंट, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मोबाइल फ़ोन चालू हुआ आज से करीबन 20-25 साल पहले, आपको मालूम भी नहीं होगा कैसे होता था ये। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन जब चालू हुआ ना, तो वो रिलायंस का एक हैंडसेट आता था डब्बा वाला। ठीक है, आपको भाई साहब उसको परचेस करने के लिए एक प्लान लेना पड़ता था, बहुत कॉस्टली था, बहुत कॉस्टली था, मतलब हाई फाई लोगों के पास ही मोबाइल ले सकता है, वो डब्बा वाला फ़ोन। ठीक है, आईफोन तो तभी निकला भी नहीं था। अच्छा, आपको वो चीज़ परचेस करने के लिए प्लान लेना पड़ता था जो बहुत एक्सपेंसिव होता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको एक SMS पे करीब 3 से 3.5 रुपये खर्च होते थे आपके एक SMS पे। आपके आउटगोइंग कॉल पे 2 रुपये पर मिनट था, 2 रुपये पर मिनट। आप लोग भाई साहब आज की तारीख में कान में डाल के भाई साहब बातें किए जा रहे घंटों भर, समझ लीजिए उस टाइम पे अगर आप उतना बात करते होते तो आपका 2 से 4 हज़ार रुपये बिल आ जाता था। ठीक है,
आउटगोइंग कॉल का पैसा होता था, इनकमिंग कॉल का भी पैसा होता था। आपको अगर कोई फोन कर रहा है और आपने उठाया तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो तभी इस टाइप का एनवायरनमेंट था भाई साहब, क्योंकि तभी सर्विस प्रोवाइडर्स थे नहीं आपके। आज की तारीख में बाजार में, मार्केट में इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, पता नहीं क्या क्या, इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए कि वो प्राइस ड्रॉप होना लाजमी है, ठीक है। प्राइस ड्रॉप हुआ भाई साहब, ठीक है, प्राइस ड्रॉप हुआ, तो क्या परफेक्ट कंपटीशन आपको एडवांटेज दे रहा है? आज की तारीख में भाई साहब 300 रुपए का प्लान लेकर आप नेट भी एक्सेस कर रहे हो, आप भाई साहब कॉल्स भी कर रहे हो, मैसेजेस भी कर रहे हो, सारा तमाम अनलिमिटेड चल रहा है आपके जीवन में, राइट, ठीक है। सो लुक एट हाउ यू हैव कम अक्रॉस, मतलब जिस तरह से आज आप यूज कर रहे हो इंटरनेट को मोबाइल पे और प्लस कॉल्स मैसेजेस जो भी है, अगर उसी तरीके से आपने 20 साल पहले यूज किया होता तो आपका महीने का सिर्फ मोबाइल यूजेज 1 लाख के ऊपर आता था। मैं बोल रहा हूं आपको, अगर जिस तरह से आप यूज कर रहे हो मोबाइल, मतलब पहले भाई साहब वो मतलब एकदम अलग ही रखते थे हम उसको, बहुत ही अर्जेंट कुछ हो गया भाई साहब तो उसमें से कॉल करेंगे या कॉल रिसीव करेंगे, बजने तो कॉल नहीं रिसीव करना है, 2 रुपए लग जाएंगे जैसे ही रिसीव करूंगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें थी। तो परफेक्ट कंपटीशन का एनवायरनमेंट कंज्यूमर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। इससे प्राइसेस कम होती हैं। अगर किसी मार्केट में आप जा रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा भाई साहब मोनोपोली है कि नहीं, किसी की मोनोपोली है कि नहीं। मोनोपोली मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं? धत मोनोपोली मतलब क्या होता है? मतलब एक ही जन है भाई साहब वहां पे, वही एक ही किंग है वहां पे, तुम जाओगे भी तो तुमको तुमसे कुछ खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। अगर मोनोपोली है, मोनोपोली नहीं तोड़ पाएंगे हम, ठीक है। मोनोपोली कंपटीशन का एनवायरनमेंट आपको नहीं दे पाएगा किसी एरिया में। देखिए बहुत सारे एरियाज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं गोवा की बात कर रहा हूं, ठीक है। व्हेन आई गो देयर आई डोंट सी ओला कैब्स, पता नहीं, ठीक है। आप अगर साउथ गोवा में जाएंगे तो आपको ओला कैब्स नहीं मिलेंगे। मतलब क्यों है? क्योंकि वहां पे जो लोकल ड्राइवर्स हैं या लोकल टैक्सी ओनर्स हैं, दे हैव नॉट अलाउड ओला और उबेर टू कम देयर समहाउ, बिकॉज दैट्स देयर सोर्स ऑफ इनकम। टूरिस्ट प्लेस है और कोई इनकम है नहीं उनके लिए, और गवर्नमेंट को भी इसको कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही है? आज की तारीख में भाई साहब मैं वीटी तक चला जाऊंगा यहाँ पे बहुत कम खर्चे में, फटफट, मतलब अब भी कॉल किया अब भी आ जाएगा, अब भी बुक किया अब भी आ जाएगा, इतनी एफिशिएंट है यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोकल टैक्सी ड्राइवर्स को भाई साहब क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे वैसी है, ठीक है। तो मोनोपोली एग्जिस्ट करती है, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो कैसा है मतलब बाजार कैसा है? जिस बाजार में जिस प्रोडक्ट से आप उतरना चाहते हो भाई साहब, उस बाजार की परिस्थिति क्या है, कितने कस्टमर्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, लोग आपसे वो प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं, मोनोपोली है कि नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? ओके। तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसे ही उल्द धुल्द आप किसी धंधे में उतर नहीं सकते, ठीक है। उल्ट सुल्ट धंधे में उतर नहीं सकते आप। आपको मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप इन सारी तमाम चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे और कितने प्रोडक्ट, मतलब कितने प्राइसिंग में वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच आर देयर। Slicing method, let's look at the slicing method. It splits or divides the entire economy into individual units and then studies each separate unit separately in detail. अभी स्लाइसिंग मेथड में भाई साहब पूरे सोसाइटी को एक एक इंडिविजुअल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, डिवाइड्स द एंटायर इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडीज ईच यूनिट इन डिटेल। जैसे देखो हमारे सोसाइटी में एक होता है भाई साहब रिच क्लास, फिर होता है अपर मिडिल क्लास, फिर होता है भाई साहब मिडिल क्लास, फिर होता है लोअर मिडिल क्लास, एंड देन वी हैव बेसिकली द लोअर इनकम ग्रुप, ठीक है। इन सब की खर्चे की पैटर्न या जरूरतें सेम होंगी? नहीं, सबकी अलग अलग जरूरतें होगी, सबकी स्पेंडिंग हैबिट्स अलग अलग होंगी, सब अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे। तो सब सेगमेंट हम देखेंगे भाई साहब इस सेगमेंट में कितना पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन कहाँ किस राज्य में ज़्यादा है, मुझे उस प्रोडक्ट को अगर इस पॉपुलेशन के लिए बनाना है तो वहाँ पे लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी हैव टू डू। तो स्लाइसिंग मेथड में हम क्या करते हैं, पूरे इकोनॉमी को बेसिकली डिवाइड करते हैं कि इतने इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, इन इंडिविजुअल यूनिट्स की बेसिक इनकम रेंज इतनी है और इनके ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे प्रॉपरली फिट होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग मेथड। ओके, व्हाट एल्स वी हैव? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम से इंडिविजुअल इनकम की स्टडी, एक नेशन की जो इनकम है उसमें से नेशनल इनकम की स्टडी को भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे, ठीक है, स्लाइसिंग मेथड।
स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्सेट्रा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भाई साहब, ठीक है, छोटे छोटे यूनिट्स को हम पढ़ते हैं। जैसे कोई इंडिविजुअल फर्म है, एक छोटी सी फैक्ट्री है, ठीक है, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल प्राइस मतलब एक छोटे से प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड किसी घर का जो बजट है उसको आप पढ़ रहे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स है। पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम as it isolates the individual unit from other forces and studies its equilibrium independently। मतलब एक इंडिविजुअल को आप पूरे सोसाइटी से सेपरेट करके देखेंगे कि उसकी ज़रूरतें क्या क्या हैं, उसका इनकम क्या क्या है, उसका स्पेंडिंग हैबिट क्या क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। यू आर बेसिकली आइसोलेटिंग एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम द एंटायर सोसाइटी और द इकोनॉमिकल सेटअप एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी इट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल इक्विलिब्रियम। बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स परफेक्ट कंपटीशन। अभी देखो अजम्पशन मतलब क्या होता है। अजम्पशन मतलब किसी चीज को स्टडी के पहले हम ये मान लेते हैं, लेट देयर बी अ नंबर कॉल्ड एक्स, फिर हम भाई साहब प्रूव करते हैं या उसकी वैल्यू डिटरमिन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अजम्पशन है। सो बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स परफेक्ट कंपटीशन। भाई साहब ये मान लेती है कि बाजार में परफेक्ट कंपटीशन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स दैट इन द मार्केट देयर इज परफेक्ट कंपटीशन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? उन्होंने मान लिया है कि मार्केट में भाई साहब आपका परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन है मतलब लोग जो भी प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर रहे हैं वो परफेक्ट कंपटीशन से लॉन्च हो रहे हैं। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? मतलब सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है प्रोडक्ट लॉन्च करने की, ठीक है, कोई मतलब मोनोपोली नहीं है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक अजम्पशन है कि भाई साहब हर सोसाइटी में या हर इकोनॉमिक सेटअप में आपका एक परफेक्ट कंपटीशन है। लाइजेस फेयर पॉलिसी मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये मानती है कि भाई साहब गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो मिनिमल है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ठीक है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है और ऐसा होता नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है इन टर्म्स ऑफ टैक्स, क्या गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उस गुड्स में कोई इलीगल चीज तो नहीं है, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कैलकुलेशंस में ये अजम्पशन है कि किसी भी इकोनॉमिक सेटअप में जब आप प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके प्राइस को डिटरमिन कर रहे हो और फाइनली जब उसको बेच रहे हो, इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन है ही नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई दखलंदाजी नहीं है। प्योर कैपिटलिज्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या मानती है भाई साहब? प्योर कैपिटलिज्म, पैसा कमाना है कमाओ, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वेलफेयर को मानती ही नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट वेलफेयर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। इट इज प्योर बिजनेस, ठीक है, ओके। फुल एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक अजम्पशन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये मानती है कि भाई साहब अगर कोई इंसान जिंदा है, खा पी के ही जिंदा होगा, है ना भाई साहब, जिंदा रहने के लिए खाना पीना तो ज़रूरी है, कोई तो घर होगा उसका, तो उसको बेसिक एमिनिटीज़ मिल रही है, वो चाहे वो कमा रहा हो या ना कमा रहा हो। तो अगर भाई साहब कोई इंसान जिंदा है तो कुछ ना कुछ उसका एम्प्लॉयमेंट होगा, देयर हैज़ टू बी एन एम्प्लॉयमेंट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम करती है कि सारे के सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, ऑल द पीपल आर एम्प्लॉयड, दैट इज 100% एम्प्लॉयमेंट। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी में सर्टेन अजम्पशंस हैं। क्या क्या? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लाइसेंस फेयर पॉलिसी विच मीन्स मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, प्योर कैपिटलिज्म मतलब हर कोई भाई साहब बिजनेस के पीछे ही है, एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, चाहो तब भाई साहब फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, क्लियर है, ओके। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अभी मार्जिनलिज्म वैसे क्या होता है, ठीक है, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म, मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस, ठीक है। तो एक वेरिएबल भाई साहब चेंजेस से कैसे इंपैक्ट हो रहा है, जैसे प्राइसिंग का फैक्टर किन किन चेंजेस से इंपैक्ट हो जाएगा भाई साहब। अगर डिमांड किसी चीज की बढ़ जाएगी तो प्राइसिंग भी बढ़ेगा, और डिमांड किसी चीज की गिरेगी तो प्राइसिंग भी कम हो जाएगी। तो ये सारी चेंजेस हैं, ठीक है। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस विच आर हैपनिंग। नाउ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोरोना के टाइम पे
मैंने एक लैपटॉप का कॉस्ट पूछा एकदम स्टार्टिंग में, तो था उस लैपटॉप का कॉस्ट को 35-40,000, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेट्स से 40,000 का कॉस्ट था। और जब कोरोना पूरा चालू हो गया और मैंने 6-7 महीने, मतलब पूरा लॉकडाउन हो गया, 6-7-8 महीने बाद मैंने उसका कॉस्ट पूछा, उसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख हो चुका था। क्यों? क्योंकि जितने भी कंपनीज थे वो क्या कर रहे थे, अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। वर्क फ्रॉम होम मतलब जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ लोग थे उन सबको उनको लैपटॉप खरीद के देना था, वरना काम नहीं होगा। मतलब आप देखो रातों रात लैपटॉप की डिमांड्स कितनी बढ़ गई, इंटरनेट कनेक्टिविटी की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फटाफट बढ़ गई, ठीक है। तो फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, ठीक है। सो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक इकोनॉमिक डिसीजंस यूजिंग दिस प्रिंसिपल। फटाफट किसी चीज़ का डिमांड बढ़ गया तो प्राइस तो बढ़ना तय है, ठीक है, इट हैज़ टू इंक्रीज, ठीक है, ओके। स्कोप इज लिमिटेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है भाई साहब वो क्या है, लिमिटेड। इट डज नॉट डील विथ नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये भाई साहब इंडिविजुअल की स्टडी है, इंडिविजुअल फर्म की स्टडी है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड ओनर की स्टडी है, इंडिविजुअल बिजनेस की स्टडी है। तो ये आपके देश के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, चीज़ों का दाम बढ़ना, इससे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई लेना देना नहीं है। डिफ्लेशन, चीज़ों का दाम कम होना। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी जिसको बोलते हैं, टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स। ये सब भाई साहब कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ये सब एकदम इट शुड बी इन योर फिंगर टिप्स। टोटल एक कंट्री का जो एक्सपोर्ट्स है माइनस टोटल इंपोर्ट्स, ये करते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट से ज़्यादा होने चाहिए, तभी कंट्री प्रॉफिट में रहेगी। पॉवर्टी, गरीबी का रेखा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स तो भाई साहब मान ही रहा है, उसका अजम्पशन ही है कि 100% एम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के फैक्टर को माइक्रो इकोनॉमिक्स नज़रअंदाज कर देता है। पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी है, तो पॉपुलेशन का इसका कोई लेना देना नहीं है, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, वेदर इट इज हाई और लो, इन सब से कोई डिटरमिन। जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं दे हैव गॉट नथिंग टू डू विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी में स्कोप बहुत 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 लिमिटेड है, ठीक है। सो यू जस्ट गेट टू नो वन पर्सपेक्टिव। अभी इंपॉर्टेंस भी है कुछ चीज़ों का, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या है भाई साहब, द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन होती है भाई साहब, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्राइस डिटर्मिनेशन होगा। प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के चलते ही प्राइस को डिटरमिन कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है, खुल्लम खुल्ला आप कोई भी धंधा कर सकते हैं, प्राइस को बेच सकते हैं। बिजनेस डिसीजंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर की जो इकोनॉमिक्स है इसी से पनपती है, ठीक है। एक्सप्लेन्स एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, कैसे आप फॉरेन ट्रेड करते हैं। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, ये सब आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से भाई साहब जुड़े हुए हैं, ठीक है। लाइसेंस फेयर क्या है, ये अभी पढ़ा हमने। लाइसेंस फेयर क्या है, एकदम सोए हुए हो सबके सब। लाइसेंस फेयर अभी तो पढ़ा। मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ऑलमोस्ट नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, धंधे में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। प्राइस डिटर्मिनेशन, एज इट एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटर्मिन्ड। तो कैसे हम डिटर्मिन करते हैं प्रोडक्ट्स की प्राइसेस और क्या क्या प्रोडक्शन के फैक्टर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के मदद से समझते हैं कि प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग क्या होगी एंड कितने वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बेसिकली कॉस्ट क्या होगी, उसके बिना पे ही तो हम एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को डिटरमिन करेंगे। अंडरस्टैंडिंग वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, there is no intervention by the government or any other agency in decisions regarding the production, ये हमारा मानना है, this is basically an assumption, ठीक है। और इसी assumption को हम क्या बोलते हैं, लाइसेंस फेयर, ठीक है। लाइसेंस फेयर इज बेसिकली an assumption that there is almost no government intervention or very minimal government intervention in the production process. Are we clear? बहुत बढ़िया।
बिजनेस डिसीजंस में कैसे इन्फ्लुएंस होता है? इट इज हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिटर्मिनेशन डिसीजंस लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस डिसीजन आप इसी से ले सकते हैं। क्या क्या होगा भाई साहब? टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस क्या क्या हो जाएंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, आपका प्राइस डिटरमिन करने में, एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, ठीक है, ऑफ गुड्स। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना कॉस्ट लगेगा एक प्रोडक्शन में। मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट, ठीक है, किस तरह से हम आउटपुट और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। ये सारी चीजें तमाम बिजनेस डिसीजंस में लग जाएंगी। ठीक है, फॉर्म्स बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स, अभी देखो वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन ऑप्टिमल एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम वेलफेयर। अभी जैसे समझो मुझे एक फैक्ट्री डालना है, ठीक है, जूते बनाने का। फैक्ट्री डालने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, मेरे फैक्ट्री के आसपास रोड्स होने चाहिए। भाई साहब मैं माल भर के जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो माल मेरा मार्केट तक पहुंचना चाहिए, और मार्केट तक पहुंचना चाहिए मतलब मेरे प्रोडक्शन हाउस से डिस्ट्रीब्यूशन तक रोड होनी चाहिए ताकि मेरा गाड़ी जो है वो स्मूथली जा सके। ये सब मुझे कौन करके देगा? गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर हम ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देख रहे हैं, गवर्नमेंट इन ऑप्टिमल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, तो जितना यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम वेलफेयर, ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो, गवर्नमेंट इसमें सपोर्टिव होता है। ठीक है, इट ऑल्सो स्टडीज हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर, किस तरह से भाई साहब टैक्सेस सोशल वेलफेयर को अडॉप्ट करती है। अभी देखो धंधा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर कोई धंधा कर रहा है, इफेक्टिवली कर रहा है, तो उसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिटर्मिनेशन होगी। धंधा होगा तो पैसा कमाएगा, पैसा होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, उसी टैक्स से गवर्नमेंट रोड्स बनाएगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देगी, पानी का सप्लाई देगी, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं विदाउट विच इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कैरी आउट एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। कहाँ से गवर्नमेंट पैसा लाएगी? ऑब्वियसली आपके टैक्स से, और आप टैक्स कब दे पाएंगे? जब आप पैसे कमाएंगे, है ना भाई साहब। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब पैसा एक कोई कमा रहा है अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर, तो ऑब्वियसली उस पैसे को कमाने के चलते वो गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स भरेगा। अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स भरेगा तो गवर्नमेंट उस टैक्स से समाज का वेलफेयर करेगी, रोड्स बनाएगी, स्कूल्स बनाएगी, कॉलेजेस बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, और पानी का सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा गवर्नमेंट का जो खर्चा है, रेलवेज, ये सब कहाँ से पूरा होता है? यहाँ से पूरा होता है। ठीक है, सो इट स्टडीज द टैक्सेस ऑन सोशल वेलफेयर। ओके, रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत है। व्हाई? इट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी एक्सेट्रा। गवर्नमेंट के लिए ये जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट इसी बिना पे क्या डिसाइड करती है? टैक्स की पॉलिसी डिसाइड करती है, देखती है इंडिविजुअल्स कितना कमा रहे हैं, एक इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स कितना कमा रहे हैं, उसके हिसाब से हम उस पर टैक्स लगाएंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, पब्लिक क्या क्या एक्सपेंडिचर कर रही है उस पर पॉलिसी पे, मतलब बजट देखेगी गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे समझो आज की तारीख में अगर जितने भी आपके एसेंशियल चीज़ें हैं, चावल, दाल, ठीक है, या खाने पीने की चीज़ें, या आप समझ लो नॉर्मल साबुन जो है, इन सब चीज़ों के दाम अगर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, तो पब्लिक भड़क जाएगी कि नहीं? भड़क जाएगी। ठीक है, अभी गवर्नमेंट अगर दारू का दाम बढ़ाती है तो पब्लिक भड़केगी? भड़केगी। गवर्नमेंट बोला है, मैंने पीने को बोला है क्या तुमको? नहीं ना, मत पियो, मैं तो डिस्करेज कर रहा हूँ। तो इसको गवर्नमेंट को वो क्लैश नहीं कर सकती। गवर्नमेंट अगर सिगरेट के दाम बढ़ा देती है, ठीक है, अगेन वही सेम चीज़, गवर्नमेंट को मालूम है जिनको पीना है वो पिएंगे, ठीक है, ज़्यादा पैसा देकर भी पिएंगे, ठीक है, लेकिन हमने नहीं किया है, हम तो डिस्करेज कर रहे हैं, हम दाम बढ़ा रहे हैं ताकि आप डिस्करेज हो, लेकिन आप नहीं हो रहे हैं, आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, सो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। प्राइस पॉलिसी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स परफॉर्मिंग इन इकोनॉमी। एक्सप्लेन्स एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड्स, एक्सप्लेन्स एस्पेक्ट्स लाइक इफेक्ट्स ऑन टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, कितना टैक्स लग रहा है एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स ऑफ एनी टू कंट्रीज, दो कंट्रीज में फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होते हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसे समझ लो आप यूएस में गए
तो आपके पैसे डॉलर्स में कन्वर्ट होंगे। आप यहाँ यूएस से यहाँ पे आए तो आपके डॉलर्स रुपीज़ में कन्वर्ट होंगे। तो ये जो होता है ये ऊपर नीचे होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, तो ये हो गया गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री। इंटरनेशनल ट्रेड से एक पर्टिकुलर कंट्री को कितना गेन हुआ है इस पर भी डिपेंड करता है। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस बाय वे ऑफ सिंपल इकोनॉमिक मॉडल्स। ठीक है, तो तमाम जो आपके कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस बाय वे ऑफ सिंपल इकोनॉमिक मॉडल्स। सिंपल इकोनॉमिक मॉडल से हम बहुत कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस को समझ सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको भाई साहब सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। जैसे कोई वायर है, देखो ऐसे उलझा पड़ा है, ठीक है, तो इस वायर को अगर आप ऐसे कर दोगे राउंड 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 राउंड, तो ये आपको दिख रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, द फॉलोइंग आर द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या क्या है भाई साहब? थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कितना इनकम हो रहा है और उस इनकम के चलते एक समाज में, एक कंट्री में, एक रीजन में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स से मतलब नहीं है, इंडिविजुअल्स के कलेक्टिव इंडिविजुअल से मतलब है। ठीक है, ओके। थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, तो प्रोडक्ट्स की जनरल प्राइस लेवल क्या है लगभग, ठीक है, और इन्फ्लेशन कितना है, कितने चीजों के दाम बढ़े हैं वगैरह वगैरह। थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, भाई साहब ग्रोथ कितना हुआ है, डेवलपमेंट कितना हुआ है एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है, हाउ मच ऑफ थिंग्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये सारी तमाम चीजें हो गई। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, पहले हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इट एनालाइजेस explains which factors determine the level of national income and employment in the country। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो नेशनल इनकम को डिटरमिन करते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, और एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, इट एनालाइजेस एंड एक्सप्लेन्स विच फैक्टर्स डिटरमिन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। कौन से फैक्टर्स हैं जो नेशनल इनकम के लेवल को डिटरमिन करते हैं एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ठीक है, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन इनकम। अभी भाई साहब बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसे आप देखोगे कोरोना में भाई साहब लोगों का बिजनेस चौपट हुआ, तो फ्लक्चुएशन होगा इनकम में। ठीक है, तो किन रीजन्स की वजह से, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई अर्थक्वेक हो गया, कोई फ्लड्स आ गए, कोई फेमाइन हो गया, ये सारे तमाम चीज़ों की वजह से फ्लक्चुएशंस होगा भाई साहब इनकम का, लोगों का इनकम ऊपर नीचे जाएगा। सीजनल चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, व्हाट आर सीजनल थिंग्स, ओके, चलिए देखते हैं हम। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन इनकम, तमाम चीज़ों की वजह से फ्लक्चुएशंस इन इनकम होती हैं। जैसे समझ लो अभी जैसे गर्मी का मौसम है, तो जितने भी आइसक्रीम पार्लर्स होंगे उनकी इनकम अच्छी खासी रहेगी, जितने भी कोल्ड ड्रिंक हाउसेज होंगे उनकी इनकम अच्छी खासी होगी। जब एकदम ठंडी हो जाएगी तब उनका इनकम डाउन हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो फ्लक्चुएशन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो उसी से आपका आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी डिटरमिन होगा। ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे या ज़्यादा आउटपुट रहेगा। ठीक है, ओके। The theory of business cycles is also a part and parcel of theory of income and employment। ठीक है, बिजनेस साइकिल्स होते हैं भाई साहब, जैसे अभी छुट्टियां चल रही हैं, वेकेशंस चल रहे हैं, लोग ज़्यादा इधर उधर घूमने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज़्यादा करके पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं, तो वहाँ पे रिजॉर्ट्स का भाई साहब अभी मजबूत इनकम है, ये उनका बिजनेस साइकिल है। दिस इज बेसिकली द बिजनेस साइकिल। थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपका इनकम और एम्प्लॉयमेंट का ही ये पोर्शन है या पार्ट है। ठीक है, ओके। थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, तो यहां पे क्या क्या हो जाएगा भाई साहब, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी इज डिटरमिन्ड। कैसे भाई साहब आपका जनरल प्राइस लेवल एक इकोनॉमी में डिटरमिन होता है, मतलब आपके लोग कितने हैं, उनकी इनकम कितनी है, उनका खर्चा कितना है, और जिस प्रोडक्ट को आपने बनाया उसकी ज़रूरत कितनी है। ठीक है, और उसकी स्केर्सिटी कितनी है। इट फर्दर एक्सप्लेन्स व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशंस इन इट। किसी प्रोडक्ट के प्राइसिंग में अगर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, अगर प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, सो दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड बाय इट। ओके, और क्या है भाई साहब, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, कितना ग्रोथ हुआ है और कितना डेवलपमेंट हुआ है। इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी।
तो भाई साहब गरीबी अगर है, अगर डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, और अगर अंडर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके क्या क्या कॉजेज हैं, ठीक है। तो इट एक्सप्लेन्स दोज थिंग्स। मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स इन द टोटल नेशनल इनकम। तो मैक्रो थियोरी क्या करेगा भाई साहब, टोटल नेशनल इनकम को लेगा, एक नेशन के इनकम को लेगा। अभी उस नेशन के इनकम में कितना इनकम रेंट से आया होगा, कितना इनकम भाई साहब वेजेस से आया होगा, मतलब जो सैलरी मिलती है, कितना इंटरेस्ट से आया होगा, कितना प्रॉफिट से आया होगा, यही सब तो इनकम के सोर्सेस हैं, ठीक है। लोगों को पगार मिलती है तो वेजेस हैं, जो लोग अपनी चीज़ों को भाड़े पे देते हैं उनको रेंट मिलता है, ठीक है। जो लोग बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक उनकी जगह पे उनको इंटरेस्ट देता है, ठीक है। एंड प्रॉफिट्स, ऑब्वियसली अगर हम कोई धंधा करते हैं तो प्रॉफिट कमाते हैं, ये सारे आपके सोर्सेज ऑफ इनकम हो गए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे देश के नेशनल इनकम को एनालाइज किया जाता है कि कहाँ से रेंट का कितना इनकम आया, वेजेस का कितना इनकम आया, इंटरेस्ट का कितना इनकम आया और प्रॉफिट्स का कितना इनकम आया, ठीक है। सो दैट इज हाउ द एंटायर सब डिविजन हैपेंस, ओके। The following are the features of macroeconomics: general equilibrium analysis, interdependence, general price level, income theory, growth models, policy oriented, lumping method, study of aggregates। ये सारी चीजें भाई साहब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को देख लेते हैं भाई साहब। इट स्टडीज द इक्विलिब्रियम ऑफ दीज वेरिएबल्स एज अ होल टेकिंग इनटू अकाउंट द अदर मार्केट फोर्सेस। तो पूरे भाई साहब एक चीज की स्टडी होती है along with the market forces which are directly or indirectly linked with that particular variable, ठीक है, ओके। जैसे आपका इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या है भाई साहब, मैक्रो एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, प्राइस लेवल एक्सेट्रा। क्या ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे भाई साहब? जितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इनकम उतनी कम होगी, जितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इनकम उतनी ज़्यादा होगी, और आउटपुट भी उतना ही ज़्यादा होगा। आउटपुट कितना है? इन्वेस्टमेंट, लोगों के पास जितना पैसा आएगा उतना वो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। प्राइस लेवल, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। ऑल दीज आर बेसिकली इंटरकनेक्टेड, ठीक है। तो इंटरडिपेंडेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स इस इंटरडिपेंडेंस को भी स्टडी करता है और समझने की कोशिश करता है। जनरल प्राइस लेवल, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द जनरल प्राइस लेवल्स, प्राइस लेवल्स आर डिटरमिन्ड एंड कॉजेस फॉर देयर फ्लक्चुएशन। तो जो भी आपके जनरल प्राइस लेवल्स हैं और उन प्राइस लेवल्स में फ्लक्चुएशन के फैक्टर्स क्या क्या हैं, क्यों ऊपर नीचे हो रहा है, अगर ऊपर हो रहा है तो किन भी रीजन से हो रहा है, और नीचे जा रहा है तो किन ही रीजन से जा रहा है, ठीक है, ओके। इनकम थियरी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग। ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कौन समझते हैं इसमें? इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट्स से नेशनल इनकम बना हुआ है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, कैसे हम इसको मेजर करते हैं, एंड सोशल अकाउंटिंग। तो सोशल जो अकाउंटिंग होती है उन सब फैक्टर्स को हम देखते हैं इकोनॉमिक इनकम थियरी में। ग्रोथ मॉडल्स में क्या क्या देखेंगे भाई साहब? मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो भी फैक्टर्स से आपके एक पूरे राज्य में, एक कंट्री में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली उन सारे फैक्टर्स को पढ़ने, जानने और समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। और क्या है भाई साहब? मलानोबिस ग्रोथ मॉडल फोकस्ड ऑन बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज। ये ग्रोथ मॉडल था और इसने किस पे फोकस किया? एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री विच इज बेसिकली हैवी इंडस्ट्रीज। तो हैवी इंडस्ट्रीज पे इसने फोकस किया, ठीक है। तो ग्रोथ मॉडल पे देखा। पॉलिसी ओरिएंटेड, ठीक है, आपके पॉलिसी ओरिएंटेड में क्या होगा? इट सजेस्ट सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। तो आपका एक पूरे इकोनॉमिक्स की स्टडी करके मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट को कौन सी पॉलिसीज लानी चाहिए ताकि ग्रोथ प्रमोट हो, एम्प्लॉयमेंट प्रमोट हो और इन्फ्लेशन कम हो, डिप्रेशन की स्थिति ना आए। इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात कर रहे हैं जहां पे रिसेशंस होते हैं कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में, ठीक है, ओके। लंपिंग मेथड, मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट स्प्लिट अप द इकोनॉमी इनटू स्मॉल स्लाइसेस बट स्टडीड इन बिग लम्प्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा था भाई साहब? स्लाइसिंग मेथड कर रहा था। यहां पे भाई साहब लंपिंग मेथड है, मतलब स्लाइसिंग नहीं हो रही है,
पूरे एक इकोनॉमिक की स्टडी हो रही है, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट स्प्लिट अप द इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्प्लिट्स अप द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट स्प्लिट अप द इकोनॉमी इनटू स्मॉल स्लाइसेस बट स्टडीज इट इन बिग लम्प्स, एक बड़े चंक में इसको स्टडी करता है सारे चीजों को। Thus it uses lumping method as against the slicing method which is adopted in microeconomics, ठीक है। Study of aggregates, macroeconomics deals with the study of economy as a whole, पूरे इकोनॉमी की स्टडी है भाई साहब मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल्स, इन सारी चीजों की स्टडी होती है किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। मतलब एक पूरे राज्य के स्तर पे स्टडी होती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बोलो? अरे बाप रे बाप, यही है नॉलेज आपका। माइक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कॉन्सेप्ट स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम किसका कॉन्सेप्ट है? अब भी तो पढ़ा, तुम लोग का 1% का अटेंशन लेवल नहीं है, अब भी तो पढ़ा। नेशनल इनकम किसका कॉन्सेप्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं है। जनरल प्राइस लेवल, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, क्या क्या होगा बोलो? सो दिस विल बी बेसिकली फैक्टर प्राइसिंग और प्रोडक्ट प्राइसिंग, इन दोनों चीजों की स्टडी करेंगे। जनरल प्राइस लेवल हम किस में पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। The following statements by choosing the correct alternative, the term micro is derived from the Greek word micros, ठीक है। Okay, microeconomics was popularized by neoclassical economists who? Lord Keynes, Adam Smith, Ragnar Frisch and Alfred Marshall in the book The Principles of Economics। किसने लिखा था ये? Alfred Marshall ने लिखा था, ठीक है। It was written by Alfred Marshall। The credit for development of macroeconomics goes to Lord Keynes, ठीक है। Okay। Complete the following statements by choosing correct alternative. The theory of factor pricing explains how factor rewards are determined. Rewards मतलब आपका wages हो गया, जो आपको salary मिलती है, that is called factor rewards, ठीक है। Theory of dash deals with the efficiency in allocation of resources. बोलो भाई साहब, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहली बात तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। आपके तीन चीजें थी ना, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और इकोनॉमिक वेलफेयर, तीन चीजें थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक वेलफेयर में हम किससे डील कर रहे हैं? थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर डील्स विद द एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ओके, PYQs है ये, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो जो आंसर्स यहाँ पे दिखेंगे आपको, वो पूरे आंसर नहीं होंगे, आपके कीवर्ड्स होंगे। ये कीवर्ड्स अगर आपके आंसर में मिसिंग होंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले भाई साहब, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है 2018, 16, 14, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स: थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, theory of factor pricing, theory of economic welfare. Economic efficiency involves 3 efficiencies: efficiency in production, efficiency in consumption, overall economic efficiency. ये सारी चीजें हम भाई साहब स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं, उन सारे पॉइंट्स को आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे सिर्फ आपको वो पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको विस्तारित रूप से आपको लिखना है। You will have to expand these points in order to get the 3 marks that is allotted for the question, and it is a pretty much repeated question in various years which have come in Maharashtra State Board, ठीक है। Explain the features of microeconomics. भाई साहब ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है, ठीक है। The following are the features of microeconomics: price theory, analysis of market structure, slicing method, study of individual units, partial equilibrium based on certain assumptions, use of marginalism principle, scope is limited. ये आपके भाई साहब हो गए फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनका सबका इलेबोरेशन जरूरी है, एक एक 2-2 लाइन आपको सब में लिखना पड़ेगा, तभी जाकर 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स: अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी बेसिकली फंक्शन कैसे करती है, ठीक है। एनालाइजिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, एक इकोनॉमी में भाई साहब उतार चढ़ाव कैसे होता है, फ्लक्चुएशंस कैसे होंगी। नेशनल इनकम क्या है, एक पूरे नेशन का इनकम क्या है। स्टेप्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो स्टेप्स लिए गए हैं
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी और अ नेशन, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो आपके बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, उनकी स्टडी एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई साहब एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को देखें जब ये अपलोड होता है। वी आर स्टिल लेफ्ट विद अप्रॉक्सीमेटली 11 मोर स्लाइड्स टू कवर विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर्स में होने चाहिए और जो ज़्यादा करके आंसर्स जिस पैटर्न में आते हैं उसी के हिसाब से हमने इसको कवर किया है, अदरवाइज बहुत बोरिंग होगा, ठीक है। तो आप इसका प्लीज़ नोट्स बनाइए, पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए और वो नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे व्हेन यू आर एक्चुअली गिविंग द एग्जाम। मैं इस पर टेस्ट कंडक्ट करूँगा, ठीक है। जैसे चैप्टर खत्म होता है, आई वॉन्ट यू टू आंसर इन द सेम वे एज इट हैज़ बीन मैंशनड इन द स्लाइड्स है, क्योंकि इफ़ यू आंसर इन द सेम वे नोबडी ऑन अर्थ कैन कट मार्क्स। भाई साहब आपके मार्क्स कटेंगे ही नहीं, आपका ग्रामेटिकल एरर होगा तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इकोनॉमिक्स में एक पैटर्न होता है आंसरिंग का, एंड आई वॉन्ट यू टू फॉलो दैट पैटर्न विच कैन ओनली हैपन इफ यू हैपन टू क्लोजली फॉलो दिस एंड मेक अप्रोप्रिएट नोट्स। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं भाई साहब तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। वी विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो। पे अटेंशन गाइज, मेक नोट्स एंड वी विल फिनिश अप विद दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैन्युफैक्चर की है उसका प्राइस कितना होगा, कैसे अंदाजा लगाएंगे आप भाई साहब? गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हैं एज वेल एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ऑब्वियसली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना लगा है, कितना लेबर लगा है, कितना लैंड का कॉस्ट आया है, कितना ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट आया है, कितना टैक्स लगा है, ठीक है। तमाम चीजों को ऐड करके आप उससे कुछ और ज्यादा ही प्रॉफिट मार्जिन के लिए उस चीज की प्राइस फिक्सिंग करते हैं, राइट, ठीक है। सो इट बेसिकली इंक्लूड्स ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स आपके हो गए जो आप कंज्यूम करते हैं, एंड सर्विसेज जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी एक सर्विस हो गया, ठीक है, रोड्स एक सर्विस हो गया, तो दीज आर सर्विसेज, ठीक है। सो प्राइस थियरी एज इट डील्स विद द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी ये डील करेगा। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, इट एनालाइजेस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। देखो भाई साहब, जैसे परफेक्ट कंपटीशन का एनवायरनमेंट है कि नहीं, परफेक्ट कंपटीशन का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन का एनवायरनमेंट, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मोबाइल फ़ोन चालू हुआ आज से करीबन 20-25 साल पहले, आपको मालूम भी नहीं होगा कैसे होता था ये, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन जब चालू हुआ ना, तो वो रिलायंस का एक हैंडसेट आता था डब्बा वाला, ठीक है। आपको भाई साहब उसको परचेस करने के लिए एक प्लान लेना पड़ता था, बहुत कॉस्टली था, बहुत कॉस्टली था। मतलब हाई फाई लोगों के पास ही मोबाइल रह सकता है, वो डब्बा वाला फ़ोन, ठीक है। आईफोन तो तभी निकला भी नहीं था। अच्छा, आपको वो चीज़ परचेस करने के लिए प्लान लेना पड़ता था जो बहुत एक्सपेंसिव होता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको एक SMS पे करीब करीब 3 से 3.5 रुपये खर्च होते थे आपके एक SMS पे। आपके आउटगोइंग कॉल पे 2 रुपये पर मिनट था, 2 रुपये पर मिनट। आप लोग भाई साहब आज की तारीख में कान में डाल के भाई साहब बातें किए जा रहे घंटों भर। समझ लीजिए उस टाइम पे अगर आप उतना बात करते होते तो आपका 2-4 हज़ार रुपये बिल आ जाता था, ठीक है। आउटगोइंग कॉल का पैसा होता था, इनकमिंग कॉल का भी पैसा होता था। आपको अगर कोई फ़ोन कर रहा है और आपने उठाया तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो तभी इस टाइप का एनवायरनमेंट था भाई साहब, क्योंकि तभी सर्विस प्रोवाइडर्स थे नहीं आपके। आज की तारीख में बाजार में, मार्केट में इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, पता नहीं क्या क्या, इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए कि वो प्राइस ड्रॉप होना लाजमी है, ठीक है। प्राइस ड्रॉप हुआ भाई साहब, ठीक है, प्राइस ड्रॉप हुआ। तो क्या परफेक्ट कंपटीशन आपको एडवांटेज दे रहा है? आज की तारीख में भाई साहब 300 रुपये का प्लान लेकर आप नेट भी एक्सेस कर रहे हो, आप भाई साहब कॉल्स भी कर रहे हो, मैसेजेस भी कर रहे हो, सारा तमाम अनलिमिटेड चल रहा है आपके जीवन में, राइट, ठीक है। सो लुक एट हाउ यू हैव कम अक्रॉस, मतलब जिस तरह से आज आप यूज कर रहे हो इंटरनेट को मोबाइल पे और प्लस कॉल्स, मैसेजेस जो भी है, अगर उसी तरीके से आपने 20 साल पहले यूज किया होता तो आपका महीने का सिर्फ मोबाइल यूजेज 1 लाख के ऊपर आता था। मैं बोल रहा हूं आपको, अगर जिस तरह से आप यूज कर रहे हो मोबाइल, मतलब पहले भाई साहब वो मतलब एकदम अलग ही रखते थे हम उसको। बहुत ही अर्जेंट कुछ हो गया भाई साहब तो उसमें से कॉल करेंगे या कॉल रिसीव करेंगे, बजने तो कॉल नहीं रिसीव करना है, 2 रुपये लग जाएंगे जैसे ही रिसीव करूंगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें थी। तो परफेक्ट कंपटीशन का एनवायरनमेंट कंज्यूमर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। इससे प्राइसेस कम होती हैं।
अगर किसी मार्केट में आप जा रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा भाई साहब मोनोपोली है कि नहीं, किसी की मोनोपोली है कि नहीं। मोनोपोली मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं? धत मोनोपोली मतलब क्या होता है? मतलब एक ही जन है भाई साहब वहां पे, वही एक ही किंग है वहां पे, तुम जाओगे भी तो तुमसे कुछ खरीदेगा ही नहीं, ठीक है, अगर मोनोपोली है। मोनोपोली नहीं तोड़ पाएंगे हम, ठीक है। मोनोपोली कंपटीशन का एनवायरनमेंट आपको नहीं दे पाएगा किसी एरिया में। देखिए बहुत सारे एरियाज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं गोवा की बात कर रहा हूं, ठीक है। व्हेन आई गो देयर आई डोंट सी ओला कैब्स, पता नहीं, ठीक है। आप अगर साउथ गोवा में जाएंगे तो आपको ओला कैब्स नहीं मिलेंगे। मतलब क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो लोकल ड्राइवर्स हैं या लोकल टैक्सी ओनर्स हैं, दे हैव नॉट अलाउड ओला और उबेर टू कम देयर समहाउ, बिकॉज दैट्स देयर सोर्स ऑफ इनकम। टूरिस्ट प्लेस है और कोई इनकम है नहीं उनके लिए, और गवर्नमेंट को भी इसको कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही है? आज की तारीख में भाई साहब मैं वीटी तक चला जाऊँगा यहाँ पे बहुत कम खर्चे में, फटफट, मतलब अभी कॉल किया अब भी आ जाएगा, अब भी बुक किया अब भी आ जाएगा, इतनी एफिशिएंट है यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोकल टैक्सी ड्राइवर्स को भाई साहब क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे वैसी है, ठीक है। तो मोनोपोली एग्जिस्ट करती है, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो कैसा है मतलब बाजार कैसा है? जिस बाजार में जिस प्रोडक्ट से आप उतरना चाहते हो भाई साहब, उस बाजार की परिस्थिति क्या है, कितने कस्टमर्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, लोग आपसे वो प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं, मोनोपोली है कि नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? ओके। तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसे ही उल धुल आप किसी धंधे में उतर नहीं सकते, ठीक है। उल्ट सुल्ट धंधे में उतर नहीं सकते आप। आपको मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप इन सारी तमाम चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे और कितने प्रोडक्ट, मतलब कितने प्राइसिंग में वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच आर देयर। स्लाइसिंग मेथड, लेट्स लुक एट द स्लाइसिंग मेथड। इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द एंटायर इकोनॉमी इनटू इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडीज ईच सेपरेट यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। अभी स्लाइसिंग मेथड में भाई साहब पूरे सोसाइटी को एक एक इंडिविजुअल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। डिवाइड्स द एंटायर इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडीज ईच यूनिट इन डिटेल। जैसे देखो हमारे सोसाइटी में एक होता है भाई साहब रिच क्लास, फिर होता है अपर मिडिल क्लास, फिर होता है भाई साहब मिडिल क्लास, फिर होता है लोअर मिडिल क्लास, एंड देन वी हैव बेसिकली द लोअर इनकम ग्रुप, ठीक है। इन सब की खर्चे की पैटर्न या ज़रूरतें सेम होंगी? नहीं, सबकी अलग अलग ज़रूरतें होगी, सबकी स्पेंडिंग हैबिट्स अलग अलग होंगी, सब अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करते होंगे। तो सब सेगमेंट हम देखेंगे भाई साहब, इस सेगमेंट में कितना पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन कहाँ किस राज्य में ज़्यादा है, मुझे उस प्रोडक्ट को अगर इस पॉपुलेशन के लिए बनाना है तो वहाँ पे लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ वी हैव टू डू। तो स्लाइसिंग मेथड में हम क्या करते हैं, पूरे इकोनॉमी को बेसिकली डिवाइड करते हैं कि इतने इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, इन इंडिविजुअल यूनिट्स की बेसिक इनकम रेंज इतनी है और इनके ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे प्रॉपरली फिट होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग मेथड। ओके, व्हाट एल्स वी हैव? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम से इंडिविजुअल इनकम की स्टडी, एक नेशन की जो इनकम है उसमें से नेशनल इनकम की स्टडी को भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे, ठीक है। स्लाइसिंग मेथड। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्सेट्रा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भाई साहब, ठीक है। छोटे छोटे यूनिट्स को हम पढ़ते हैं, जैसे कोई इंडिविजुअल फर्म है, एक छोटी सी फैक्ट्री है, ठीक है। इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल प्राइस मतलब एक छोटे से प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है। इंडिविजुअल हाउस होल्ड, किसी घर का जो बजट है उसको आप पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स है। पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। पार्शियल इक्विलिब्रियम as it isolates the individual unit from other forces and studies its equilibrium independently। मतलब एक इंडिविजुअल को आप पूरे सोसाइटी से सेपरेट करके देखेंगे कि उसकी ज़रूरतें क्या क्या हैं, उसका इनकम क्या क्या है, उसका स्पेंडिंग हैबिट क्या क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। यू आर बेसिकली आइसोलेटिंग एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम द एंटायर सोसाइटी और द इकोनॉमिकल सेटअप एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी इट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल इक्विलिब्रियम। बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स परफेक्ट कंपटीशन। अभी देखो अजम्पशन मतलब क्या होता है? अजम्पशन मतलब किसी चीज को स्टडी के पहले
हम ये मान लेते हैं लेट देयर बी अ नंबर कॉल्ड x, फिर हम भाई साहब प्रूव करते हैं या उसकी वैल्यू डिटरमिन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अजम्पशन है। सो बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स परफेक्ट कंपटीशन। भाई साहब ये मान लेती है कि बाजार में परफेक्ट कंपटीशन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स दैट इन द मार्केट देयर इज परफेक्ट कंपटीशन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? उन्होंने मान लिया है कि मार्केट में भाई साहब आपका परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन है मतलब लोग जो भी प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर रहे हैं वो परफेक्ट कंपटीशन से लॉन्च हो रहे हैं। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? मतलब सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है प्रोडक्ट लॉन्च करने की, ठीक है, कोई मतलब मोनोपोली नहीं है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक अजम्पशन है कि भाई साहब हर सोसाइटी में या हर इकोनॉमिक सेटअप में आपका एक परफेक्ट कंपटीशन है। लाइजेस फेयर पॉलिसी मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये मानती है कि भाई साहब गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो मिनिमल है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ठीक है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और ऐसा होता नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है इन टर्म्स ऑफ टैक्स, क्या गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उस गुड्स में कोई इलीगल चीज तो नहीं है, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कैलकुलेशंस में ये अजम्पशन है कि किसी भी इकोनॉमिक सेटअप में जब आप प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके प्राइस को डिटरमिन कर रहे हो और फाइनली जब उसको बेच रहे हो, इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन है ही नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई दखलंदाजी नहीं है। प्योर कैपिटलिज्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या मानती है भाई साहब? प्योर कैपिटलिज्म, पैसा कमाना है कमाओ, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वेलफेयर को मानती ही नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट वेलफेयर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, ठीक है, इट इज प्योर बिजनेस, ठीक है, ओके। फुल एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक अजम्पशन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये मानती है कि भाई साहब अगर कोई इंसान जिंदा है, खा पी के ही जिंदा होगा, है ना भाई साहब, जिंदा रहने के लिए खाना पीना तो ज़रूरी है, कोई तो घर होगा उसका, तो उसको बेसिक एमिनिटीज़ मिल रही है, वो चाहे वो कमा रहा हो या ना कमा रहा हो। तो अगर भाई साहब कोई इंसान जिंदा है तो कुछ ना कुछ उसका एम्प्लॉयमेंट होगा, देयर हैज़ टू बी एन एम्प्लॉयमेंट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम करती है कि सारे के सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, ऑल द पीपल आर एम्प्लॉयड, दैट इज 100% एम्प्लॉयमेंट। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी में सर्टेन अजम्पशंस हैं। क्या क्या? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लाइसेंस फेयर पॉलिसी विच मीन्स मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, प्योर कैपिटलिज्म मतलब हर कोई भाई साहब बिजनेस के पीछे ही है, एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, चारों तरफ भाई साहब फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, क्लियर है, ओके। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अभी मार्जिनलिज्म वैसे क्या होता है, ठीक है, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म, मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस, ठीक है। तो एक वेरिएबल भाई साहब चेंजेस से कैसे इंपैक्ट हो रहा है, जैसे प्राइसिंग का फैक्टर किन किन चेंजेस से इंपैक्ट हो जाएगा। भाई साहब अगर डिमांड किसी चीज की बढ़ जाएगी तो प्राइसिंग भी बढ़ेगा, और डिमांड किसी चीज की गिरेगी तो प्राइसिंग भी कम हो जाएगी। तो ये सारी चेंजेस हैं, ठीक है। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस विच आर हैपनिंग। नाउ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोरोना के टाइम पे मैंने एक लैपटॉप का कॉस्ट पूछा एकदम स्टार्टिंग में, तो था उस लैपटॉप का कॉस्ट को 35-40,000, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेट्स से 40,000 का कॉस्ट था। और जब कोरोना पूरा चालू हो गया और मैंने 6-7 महीने मतलब पूरा लॉकडाउन हो गया, 6-7-8 महीने बाद मैंने उसका कॉस्ट पूछा, उसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख हो चुका था। क्यों? क्योंकि जितने भी कंपनीज थे वो क्या कर रहे थे, अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। वर्क फ्रॉम होम मतलब जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ लोग थे उन सबको उनको लैपटॉप खरीद के देना था, वरना काम नहीं होगा। मतलब आप देखो रातों रात लैपटॉप की डिमांड्स कितनी बढ़ गई, इंटरनेट कनेक्टिविटी की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फटाफट बढ़ गई, ठीक है। तो फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, ठीक है। सो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक इकोनॉमिक डिसीजंस यूजिंग दिस प्रिंसिपल। फटाफट किसी चीज़ का डिमांड बढ़ गया तो प्राइस तो बढ़ना तय है, ठीक है, इट हैज़ टू इंक्रीज, ठीक है, ओके। स्कोप इज लिमिटेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है भाई साहब वो क्या है, लिमिटेड। इट डज नॉट डील विथ नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये भाई साहब इंडिविजुअल की स्टडी है, इंडिविजुअल फर्म की स्टडी है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड ओनर की स्टडी है, इंडिविजुअल बिजनेस की स्टडी है। तो ये आपके देश के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है।
नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, चीज़ों का दाम बढ़ना, इससे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई लेना देना नहीं है। डिफ्लेशन, चीज़ों का दाम कम होना। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी जिसको बोलते हैं, टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स। ये सब भाई साहब कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ये सब एकदम इट शुड बी इन योर फिंगर टिप्स। टोटल एक कंट्री का जो एक्सपोर्ट्स है माइनस टोटल इंपोर्ट्स, ये करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट से ज़्यादा होने चाहिए, तभी कंट्री प्रॉफिट में रहेगी। पॉवर्टी, गरीबी का रेखा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स तो भाई साहब मान ही रहा है, उसका अजम्पशन ही है कि 100% एम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के फैक्टर को माइक्रो इकोनॉमिक्स नज़रअंदाज कर देता है। पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी है, तो पॉपुलेशन का इसका कोई लेना देना नहीं है, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, वेदर इट इज हाई और लो, इन सब से कोई डिटरमिन, जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं दे हैव गॉट नथिंग टू डू विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी में स्कोप बहुत 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 लिमिटेड है। ठीक है, सो यू जस्ट गेट टू नो वन पर्सपेक्टिव। अभी इंपॉर्टेंस भी है कुछ चीज़ों का, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या है भाई साहब, द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन होती है भाई साहब, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्राइस डिटर्मिनेशन होगा। प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के चलते ही प्राइस को डिटरमिन कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है, खुल्लम खुल्ला आप कोई भी धंधा कर सकते हैं, प्राइस को बेच सकते हैं। बिजनेस डिसीजंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर की जो इकोनॉमिक्स है इसी से पनपती है। ठीक है, एक्सप्लेन्स एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, कैसे आप फॉरेन ट्रेड करते हैं, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, ये सब आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से भाई साहब जुड़े हुए हैं। ठीक है, लाइसेंस फेयर क्या है, ये अभी पढ़ा हमने, लाइसेंस फेयर क्या है, एकदम सोए हुए हो सबके सब, लाइसेंस फेयर अभी तो पढ़ा। मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ऑलमोस्ट नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, धंधे में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। प्राइस डिटर्मिनेशन एज इट एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटर्मिन्ड, तो कैसे हम डिटर्मिन करते हैं प्रोडक्ट्स की प्राइसेस और क्या क्या प्रोडक्शन के फैक्टर्स इन्वॉल्व है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के मदद से समझते हैं कि प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग क्या होगी एंड कितने वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बेसिकली कॉस्ट क्या होगी, उसके बिना पे ही तो हम एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को डिटरमिन करेंगे। अंडरस्टैंडिंग वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, there is no intervention by the government or any other agency in decisions regarding the production, ये हमारा मानना है, this is basically an assumption। ठीक है, और इसी assumption को हम क्या बोलते हैं, लाइसेंस फेयर। ठीक है, लाइसेंस फेयर is basically an assumption that there is almost no government intervention or very minimal government intervention in the production process। Are we clear? बहुत बढ़िया। बिजनेस डिसीजंस में कैसे इन्फ्लुएंस होता है, इट इज हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिटर्मिनेशन डिसीजंस लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस डिसीजन आप इसी से ले सकते हैं। क्या क्या होगा भाई साहब, टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस क्या क्या हो जाएंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, आपका प्राइस डिटर्मिन करने में एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, ठीक है, ऑफ गुड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना कॉस्ट लगेगा एक प्रोडक्शन में, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट, ठीक है, किस तरह से हम आउटपुट और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, ये सारी चीजें तमाम बिजनेस डिसीजंस में लग जाएंगी। ठीक है, फॉर्म्स बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, अभी देखो वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन ऑप्टिमल एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम वेलफेयर। अभी जैसे समझो मुझे एक फैक्ट्री डालना है, ठीक है, जूते बनाने का। फैक्ट्री डालने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, मेरे फैक्ट्री के आसपास रोड्स होने चाहिए। भाई साहब मैं माल भर के जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो माल मेरा मार्केट तक पहुंचना चाहिए, और मार्केट तक पहुंचना चाहिए मतलब मेरे
प्रोडक्शन हाउस से डिस्ट्रीब्यूशन तक रोड होनी चाहिए ताकि मेरा गाड़ी जो है वो स्मूथली जा सके। ये सब मुझे कौन करके देगा? गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर हम ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देख रहे हैं, गवर्नमेंट इन ऑप्टिमल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, तो जितना यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम वेलफेयर, ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो, गवर्नमेंट इसमें सपोर्टिव होता है। ठीक है, इट ऑल्सो स्टडीज हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर, किस तरह से भाई साहब टैक्सेस सोशल वेलफेयर को अडॉप्ट करती है। अभी देखो, धंधा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर कोई धंधा कर रहा है, इफेक्टिवली कर रहा है, तो उसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिटर्मिनेशन होगी। धंधा होगा तो पैसा कमाएगा, पैसा होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, उसी टैक्स से गवर्नमेंट रोड्स बनाएगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देगी, पानी का सप्लाई देगी, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, विदाउट विच इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कैरी आउट एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। कहाँ से गवर्नमेंट पैसा लाएगी? ऑब्वियसली आपके टैक्स से, और आप टैक्स कब दे पाएंगे? जब आप पैसे कमाएंगे, है ना भाई साहब। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब पैसा एक कोई कमा रहा है अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर, तो ऑब्वियसली उस पैसे को कमाने के चलते वो गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स भरेगा। अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स भरेगा तो गवर्नमेंट उस टैक्स से समाज का वेलफेयर करेगी, रोड्स बनाएगी, स्कूल्स बनाएगी, कॉलेजेस बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, और पानी का सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा गवर्नमेंट का जो खर्चा है, रेलवेज, ये सब कहाँ से पूरा होता है? यहाँ से पूरा होता है। ठीक है, सो इट स्टडीज द टैक्सेस ऑन सोशल वेलफेयर। ओके, रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत है। व्हाई? इट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी एक्सेट्रा। गवर्नमेंट के लिए ये जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट इसी बिना पे क्या डिसाइड करती है? टैक्स की पॉलिसी डिसाइड करती है, देखती है इंडिविजुअल्स कितना कमा रहे हैं, एक इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स कितना कमा रहे हैं, उसके हिसाब से हम उस पर टैक्स लगाएंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, पब्लिक क्या क्या एक्सपेंडिचर कर रही है उस पर पॉलिसी पे, मतलब बजट देखेगी गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे समझो आज की तारीख में अगर जितने भी आपके एसेंशियल चीज़ें हैं, चावल, दाल, ठीक है, या खाने पीने की चीज़ें, या आप समझ लो नॉर्मल साबुन जो है, इन सब चीज़ों के दाम अगर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, तो पब्लिक भड़क जाएगी कि नहीं? भड़क जाएगी। ठीक है, अभी गवर्नमेंट अगर दारू का दाम बढ़ाती है तो पब्लिक भड़केगी? भड़केगी। गवर्नमेंट बोला है, मैंने पीने को बोला है क्या तुमको? नहीं ना, मत पियो, मैं तो डिस्करेज कर रहा हूँ। तो इसको गवर्नमेंट को वो क्लैश नहीं कर सकती। गवर्नमेंट अगर सिगरेट के दाम बढ़ा देती है, ठीक है, अगेन वही सेम चीज़, गवर्नमेंट को मालूम है जिनको पीना है वो पिएंगे, ठीक है, ज़्यादा पैसा देकर भी पिएंगे, ठीक है, लेकिन हमने नहीं किया है, हम तो डिस्करेज कर रहे हैं, हम दाम बढ़ा रहे हैं ताकि आप डिस्करेज हो, लेकिन आप नहीं हो रहे हैं, आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, सो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। प्राइस पॉलिसी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स परफॉर्मिंग इन इकोनॉमी। एक्सप्लेन्स एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड्स, एक्सप्लेन्स एस्पेक्ट्स लाइक इफेक्ट्स ऑन टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, कितना टैक्स लग रहा है एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स ऑफ एनी टू कंट्रीज, दो कंट्रीज में फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होते हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जैसे समझ लो आप यूएस में गए तो आपके पैसे डॉलर्स में कन्वर्ट होंगे, आप यहाँ यूएस से यहाँ पे आए तो आपके डॉलर्स रुपीज़ में कन्वर्ट होंगे। तो ये जो होता है ये ऊपर नीचे होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, तो ये हो गया गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री, इंटरनेशनल ट्रेड से एक पर्टिकुलर कंट्री को कितना गेन हुआ है इस पे भी डिपेंड करता है। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस बाई वे ऑफ सिंपल इकोनॉमिक मॉडल्स। ठीक है, तो तमाम जो आपके कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस बाय वे ऑफ सिंपल इकोनॉमिक मॉडल्स। सिंपल इकोनॉमिक मॉडल से हम बहुत कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस को समझ सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको भाई साहब सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई वायर है, देखो ऐसे उलझा पड़ा है, ठीक है, तो इस वायर को अगर आप ऐसे कर दोगे राउंड 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 राउंड, तो ये आपको दिख रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, द फॉलोइंग आर द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या क्या है भाई साहब? थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कितना इनकम हो रहा है और उस इनकम के चलते एक समाज में, एक कंट्री में, एक रीजन में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल से मतलब नहीं है,
इंडिविजुअल्स के कलेक्टिव इंडिविजुअल से मतलब है, ठीक है। ओके, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, तो प्रोडक्ट्स की जनरल प्राइस लेवल क्या है लगभग, ठीक है, और इन्फ्लेशन कितना है, कितना चीजों के दाम बढ़े हैं वगैरह वगैरह। थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, भाई साहब ग्रोथ कितना हुआ है, डेवलपमेंट कितना हुआ है एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है, हाउ मच ऑफ थिंग्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये सारी तमाम चीजें हो गई। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, पहले हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इट एनालाइजेस explains which factors determine the level of national income and employment in the country। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो नेशनल इनकम को डिटरमिन करते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, और एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। इट एनालाइजेस एंड एक्सप्लेन्स विच फैक्टर्स डिटरमिन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कौन से फैक्टर्स हैं जो नेशनल इनकम के लेवल को डिटरमिन करते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन इनकम। अभी भाई साहब बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसे आप देखोगे कोरोना में भाई साहब लोगों का बिजनेस चौपट हुआ तो फ्लक्चुएशन होगा इनकम में, ठीक है। तो किन रीजन्स की वजह से, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई अर्थक्वेक हो गया, कोई फ्लड्स आ गए, कोई फेमाइन हो गया, ये सारे तमाम चीज़ों की वजह से फ्लक्चुएशंस होगा भाई साहब इनकम का, लोगों का इनकम ऊपर नीचे जाएगा। सीजनल चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। व्हाट आर सीजनल थिंग्स,